हेलो दोस्तों। ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये मेरा प्रीलिम्स 2022 का पेपर है। मैंने प्रीलिम्स 2022 में अपीयर हुआ था। ये मेरा एक्चुअल पेपर है। आप देख सकते हैं कि मैंने 2-3 इटरेशन में क्वेश्चंस को लगाए हैं। और ये जो बेसिकली मैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं खुद के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि मुझे ये आइडिया रहे कि मैंने पिछली बार कहाँ गलतियाँ की थी और कौन से ट्रिक्स या कौन से रैंडम गेसिंग काम करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। इसको मैं अच्छे से एनालाइज करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक्चुअल पेपर को स्कैन कर लिया है और साथ में उसके प्रीलिम्स के जो ये पेपर है ना, इसके मैंने सॉल्यूशन भी बनाया है अपने अपने नोट्स बुक में। ताकि ना वो अभी आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल होते हैं। और इस पर आप देखेंगे कि पैटर्न जो चेंज किया है यूपीएससी में, जो ऑप्शन देने का, ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर्स, तो वो कैसे थोड़ा सा वो हम लोग पहले जो गेसिंग करते थे, जो इंटेलिजेंट गेसिंग जिसे हम कहते हैं, वो इस बार थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो इसके बावजूद मेरे कुछ क्राइटेरिया थे जिसके बेसिस पे मैं जो ऑप्शन है उसको टिक करता था। वो क्राइटेरिया भी मैं आपको शेयर करूँगा कि किस बेसिस पे मैंने किया था। जैसे कि अब चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बाई एक क्वेश्चन देखते जाएंगे हम लोग। अच्छा, मैं पहले एक चीज़ बता दूं कि चूंकि ये मेरा पहला रिकॉर्डिंग है, मैं ऐसा रिकॉर्ड करता नहीं हूँ यूट्यूब या किसी चीज़ के लिए, तो मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या मार्क करने होते हैं, कैसे रिकॉर्ड करने में क्या सावधानियाँ रखनी होती है। तो हो सकता है तो कहीं पे कुछ भूल हो जाए, या कई बार मैं खुद खुद को रिपीट करूँगा, क्योंकि मेरा वैसा बोलने का हैबिट नहीं है। तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल देता हूँ आपको, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो आप देखेंगे, जैसे मेरा सेक्शन सी है, तो मैंने जब पहला पहला 2 पेज देखा था ना, तो मुझे आइडिया लग गया कि इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है ऑप्शन देने में, तो कहीं न कहीं यूपीएससी गेम खेल रहे हैं। तो मैंने जो स्टार्ट किया ना वो लास्ट से जाके स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पहले में फँस जाऊँगा ना तो मेरा इससे मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। और ऐसे भी एग्ज़ाम सेंटर पे डाउन रहता ही है थोड़ा-सा। तो हालांकि मैंने लास्ट में मेरा पॉलिटी सेक्शन था, तो उसमें जब मैंने बनाया तो मुझे कॉन्फिडेंस आया था, क्योंकि पॉलिटी क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। मेरे उसमें क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बन गए थे, सारे के सारे बन गए थे। एक दो गलती हुए होंगे, मैं देख लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे। फिर भी चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन जो है ये हिस्ट्री से स्टार्ट हो रहा है, जो एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट मेडाइवल हिस्ट्री से ही स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा जो सेक्शन सी का क्वेश्चन है। तो आप इसमें जो सर्किल किया हुआ है ना उसको आप देखेंगे कि ये मैं सेकेंड इटरेशन के लिए रखता था कि जो मुझे नहीं आ रहा है। और इसमें जो मैंने +1 बाद में दिया है, ये मैं जब लास्ट में चेक किया था ना घर आकर कि कौन सा सही है कौन सा नहीं, वो मैंने खुद के चेकिंग कर ली किया। जहाँ पे -1 लिखा है मतलब वो गलत क्वेश्चन है, जहाँ पे प्लस है वो मतलब सही हुए हैं मेरे। आप देखेंगे कई बार मैंने सिली मिस्टेक बहुत किए हैं, जो इस पर मतलब उसका ध्यान रखना है आदमी को कि वो ना करे। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो नहीं आते हैं। जैसे कि अब पहला ही क्वेश्चन में देखिए, तो इसमें जो अशोका का रॉक एडिक्स हैं और उसके लोकेशन के बारे में। अब इसमें क्या है ना कि जैसे इसमें अगर 2 पता भी है ना, तो इसमें एलिमिनेट नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि वैसे ऑप्शन नहीं है। तो मैंने कुछ अपने रूल्स बनाए रखे थे। कुछ रूल्स थे कि मैं अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं इसमें कैसे करूँगा, या फिर क्या मतलब किस में मैं टिक करूँगा, किस में नहीं करूँगा। तो अब जैसे पहला क्वेश्चन में क्या हुआ कि मुझे नहीं आ रहा था, तो मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे, मुझे इसमें 2 पते थे वैसे, कि धौली जो है वो उड़ीसा में, ये तो मुझे 100% पता था। बाकी सब में थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज था कि कौन कहाँ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था उस समय। तो मुझे लगा कि जो जैसे इस पेपर में मैं क्या करूँगा कि मैं किस कॉन्सेप्ट पे मार रहा हूँ ना, ये भी बता दूंगा कि किस बेसिस पे मैं मार रहा हूँ ऑप्शन को। तो कई बार लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब इतना इतना ख़राब इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे कर सकता है, मतलब रैंडम गेसिंग कैसे कर सकता है। तो लोग करना पड़ता है, क्या करें, क्योंकि जब मैं पेपर देखा मुझे पता हो गया कि ऐसे भी नहीं होना, जैसे डर लग रहा था मुझे। तो मैंने क्या किया कि चलो भाई, अब मैंने मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश किया। ऐसे भी जब मैं टेस्ट सीरीज़ देता था, मैंने टेस्ट सीरीज़ में देखा था कि मेरे मतलब एक्यूरेसी जो मतलब है वो, अगर मैं ऐसे रैंडम गैसिंग करता हूँ तो उसमें मेरे पॉजिटिव ही रहते हैं मतलब ओवरऑल। तो इसलिए मैंने इसमें ऐसे करता था। ठीक है, पहले वाला में मैंने क्या कि मुझे पता नहीं था, तो मुझे लगा कि इसमें कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर होगा वो 4 का 4 तो सही देगा नहीं, तो मुझे प्रोबेबिलिटी था कि 2 सही या फिर 3 सही हो सकता है। तो मुझे लगा कि चलो, अगर एक गलती देता है तो उसको मैच करने में 2 गलत हो सकते हैं।
जैसे 1 का 4 हो सकता है, या 2, 1 का तो 1 सही था, बाकी 2 का मुझे लगा कि 2 का मैचिंग नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं हो सकता, कहीं और हो सकता है। तो इसके बेसिस पे मुझे लग रहा था कि 2 गलत हो सकते हैं, 2 सही हो सकते हैं। हालांकि ये कोई रूल नहीं है, लेकिन मैंने अपने लिए बना कर रखा था, इसलिए मैंने इसमें बी मारा था कि चलो ठीक है बी। और वैसे भी जब ये मैं सेकंड राउंड में कर रहा था ना, तो मैंने ये जो पेयर वाले देखे, आप मैक्सिमम आप देखेंगे कि पेयर वाले में मैंने सोचा ना कि जब मैं टेस्ट भी देता तो मैंने देखा था इसमें मैक्सिमम 2 के चांस होते हैं कि सही हो, क्योंकि अगर एक गलत होगा ना तो क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि अगर पहला का मैचिंग गलत दे रखा है, तो हो सकता है कि इसमें से 2 को उलट फेर किया होगा, 2 ऑप्शन को। तो इसमें से 2 ही ऑप्शन होने का ज़्यादा चांस है। आप प्रीवियस क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या होता है। वैसे ही आप दूसरा भी देख ले, दूसरा में तो मुझे एकदम कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं एंशिएंट मेडावल बहुत अच्छे से पढ़कर नहीं गया था। तो इसमें मैंने भी डायरेक्टली बी हिट किया कि जो होगा देखा जाएगा, बी ही हिट किया, क्योंकि अब इसमें क्या है, नानू का ये सब इतना कौन पढ़ता है, कौन सा चंदेला में कौन था, परमारा में कौन था। तो मैंने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था, और पढ़ा भी तो याद नहीं रहता है यार, एक बार पढ़ा होगा तो याद नहीं रहता, उतना याद नहीं आता है ना। अच्छा, थर्ड वन में देखते हैं। थर्ड वन में क्या है कि संगम लिटरेचर के बारे में पूछा है इन्हें। तो हाँ, इसमें एक ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें मैंने पहली बार में बनाया था, क्योंकि मुझे आप बनाएंगे, इसमें मैं एक चीज़ बार बार रिपीट करूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या इंपॉर्टेंस है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी कहाँ हिंट्स देते हैं, और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत अच्छे से पता चलता है उसमें। तभी रीज़न है कि मैंने ये मेरा पहला अटैम्प्ट था, और इसमें भी मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा था कि होगा नहीं होगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना सही हो जाएंगे। इवन एग्ज़ाम के बाद भी मुझे लग रहा था कि इतने सही तो नहीं हो पाएंगे, जब तक मैंने मिलाया नहीं था। मिलाया तो मुझे लगा कि मैं तो खुद चौंक गया कि इतने कैसे सही हो सकते हैं। तो इसमें देखिए, संगम लिटरेचर में क्या है कि जैसे पहले आप देखेंगे ऑप्शन को, संगम पोएम्स आर डिवाइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर। तो ऐसे भी हम लोग जो इंटेलिजेंट गेसिंग करते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं ना, उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। तो डिवाइड है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ भी ना मिला हो या फिर कुछ भी ना हो, इसलिए पहला तो ऐसे ही नहीं होगा। सी देखें, संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वैरियर इथिक। नो रेफरेंस ऐसा नहीं हो सकता है, और पूरे संगम पोएम्स में कहीं भी थोड़ा सा तो होगा ना कि वैरियर एथिक के बारे में हो, उसके बारे में। तो ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये भी नहीं हो सकता है। डी है, संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल। अब देखिए, इरेशनल ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा इरेशनल ही हो सकता है कहीं पे किया, कहीं पे नहीं भी किया हो, तो इसके बारे में नहीं, कन्फर्मेशन के साथ नहीं बोला जा सकता है। तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हम लोग अवॉइड करते हैं। ये तो सबको लगभग पता होता है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूपीसी जब भी देता है वो अवॉइड करते हैं। तो बचता कौन है, बी, द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन टू संगम पोएट। हाई चांसेस है कि यह संगम पोएम्स, संगम जो लिटरेचर है इतना वास्ट है, तो इसमें कहीं ना कहीं उनको पता होगा उस समय क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना के बारे में। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इतना कोई डिटेल में पढ़ता नहीं है, लेकिन ऑप्शन देखने से बन जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि ये फिर खुद हेक्टिक बन जाता है। लेकिन हाँ, मैं चाहूँगा जितना मैंने जिस बेसिस पे किया है ना गेसिंग, उसको मैं बता पाऊँ। तो आप देख सकते हैं कि पहले इसमें स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन सही हो गए, जिसमें मेरे को बस एक क्वेश्चन मैंने थर्ड वाले जो है ऑप्शन के बेसिस पे किया, पहले वाले और दूसरे वाले तो बस गेसिंग ही किया है। फोर्थ वाले में भी आप देखेंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, योगा वशिष्ठा was translated into Persian by निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। अब ये मुझे लगता है कि बहुत कम को ही आइडिया होगा कि कब किसके काल में हुआ था। तो यहाँ पे मैं क्या ट्रिक्स अपनाता था कि यूपीएससी में जो सेम वर्ड्स के जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे अकबर और औरंगजेब, 2 वर्ड ए से दिए हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि इस दोनों में ही कोई आंसर होना चाहिए। ये मेरे खुद के ट्रिक्स थे, और अब ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज़ बहुत नहीं लगाए थे। मैंने टेस्ट सीरीज़ केवल विजन के लगाए थे, क्योंकि मेरे पास टाइम उतना नहीं था, मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था। तो मैंने विजन के फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दिए थे केवल, और वो भी 10-12 ही दिए थे। उसके अलावा मैंने 2013 से लेकर जो रिसेंट तक था ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे प्रीलिम्स को, वो अच्छे से किए थे मैंने। तो उसके बेसिस पे आप देखिए कि जब भी जो वर्ड्स हैं अगर वो मिलते जुलते हैं ना, तो ऑप्शन उसी दोनों में से किसी में से होता है। तो इसमें मुझे पता होगा कि अकबर या औरंगजेब में से कोई ना कोई एक होगा। हालांकि मैंने औरंगजेब मारा, क्योंकि अकबर के बारे में पढ़ा था, कहीं पे ऐसा मिला नहीं था मुझे कहीं पे, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं औरंगजेब होना चाहिए। हालांकि इसमें जो आंसर है वो अकबर है, तो ये मेरा गलत हो गया था। अब फिफ्थ वन देखेंगे आप, तो उसमें क्या है कि द वर्ल्ड्स सेकेंड टॉलेस्ट, हाँ ये जो क्वेश्चन था ना, ये जो रामानुजाचार्य का था,
ये बहुत ही फेमस था उस समय, विजन के मैगजीन्स में आए थे करंट अफेयर्स का, मैंने पढ़ा भी था। अब उसमें क्या है ना कि जब हम रामानुजाचार्य के बारे में पढ़ते हैं तो और भी जो हैं तो उनके बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें मतलब सबके बारे में पढ़ा था अच्छे से, लेकिन अब उसका एग्जैक्ट मीनिंग अब वो यहाँ पे पूछा था, उनका एग्जैक्ट जो टीचिंग्स था वो क्या था। अब चारों ऑप्शन इतने क्लोज है ना कि मतलब उसमें अब मुश्किल हो जाता है कि कौन सही होगा कौन गलत होगा। तो मैंने इसमें जो फिफ्थ वन में मारा है वो बी मारा कि वेदास आर एक्सटर्नल सेल्फ एग्जिस्टेंट एंड होली ऑथोरिटेटिव, लेकिन आंसर इसका ए है, द बेस्ट मीन्स ऑफ सेलिब्रेशन वाज डिवोशन। हालांकि अब इजी लग रहे हैं, लेकिन जब मैं समय दे रहा था एग्जाम हॉल में ना, उस समय बहुत कन्फ्यूज हो गया इसमें कि कौन सही हो सकता है, क्योंकि चारों ऑप्शन आप देखेंगे ना तो एक जैसे ही लग रहे थे। तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि देखिए यहाँ पे भी ना सैल्वेशन वर्ड है और यहाँ पे भी सैल्वेशन वर्ड है। तो कहीं ना कहीं आप हमको मुझे चूज करना चाहिए था ए और डी में, लेकिन उस समय इतना मुझे ध्यान नहीं गया वहाँ पे, इसलिए मैंने वो बी मार दिया। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं दो सिमिलर वर्ड दिए हैं, तो उस पर फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं। सिक्स में है द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सोमनाथ टेम्पल। अब इसमें देखिए ये ठीक है, मुझे नहीं आ रहा था उस समय, इसके बारे में मैंने पढ़ा, जिससे मैंने बताया ना कि फिफ्थ के बारे में पढ़ा है उसको मेरा गलत हो गया, सिक्स के बारे में मैंने नहीं पढ़ा लेकिन ये सही हो गया। क्योंकि यूपीएससी में ना आपको देखना है कि जो ऑप्शन देना उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। अब देखेंगे हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री मेडाइवल में तो मेरे बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब मुझे पता हो, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन के बेसिस समझाते हैं कि मैंने ए क्यों मारा है। अब इसमें आप सीधे ऑप्शन देखेंगे तो 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 और 1 2 3। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप देखिए कि कौन सा स्टेटमेंट, जैसे थर्ड वन से मैं स्टार्ट करता हूँ, मैंने नॉर्मली ना लास्ट वन से स्टार्ट करता हूँ, उसमें देखता हूँ कि ये सही हो सकता है या ये गलत हो सकता है। अब इसमें आप देखिएगा कि प्राण प्रतिष्ठा जो थर्ड ऑप्शन है, प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज डन बाई प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन। अब देखिए एक्सट्रीम, आपको देखिएगा ये नाम है, इस नाम में यूपीएससी खिलवाड़ कर सकता है। ये जो नाम है इसमें, इस नाम में खिलवाड़ यूपीएससी कर सकता है। राधा कृष्णन के जगह पर कोई और हो सकते हैं, तो इसमें मुझे लगा कि ये नहीं हो सकता है। अब बी में देखिएगा ए डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाई अल बरूनी। अब ये भी यहाँ पे भी खिल सकता है। अच्छा, पहला स्टेटमेंट देखिए, सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग सीन, वन ऑफ द बोल रहा है, तो मतलब हो सकता है ये बहुत ही नॉर्मल स्टेटमेंट है, कोई एक्सट्रीम नहीं है इसमें, इसमें कहीं भी चांसेस नहीं कि तो वन तो होगा ही। अब डिपेंड करता है कि टू सही है, टू गलत है या फिर थर्ड गलत है। तो इसमें अब थोड़ा सा गेस लेना पड़ेगा कि अब देखिए अल बरूनी जो है सोमनाथ टेम्पल के टाइम पे, उसके अल बरूनी ने बहुत सारी किताब लिखा है, तो अल बरूनी की किताब में सोमनाथ टेम्पल का डिस्क्रिप्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि क्योंकि अल बरूनी का किताब मान लो कि कितना भी एक जगह भी लिख दिया हो सोमनाथ टेम्पल के बारे में, तो उसमें हो सकता है, कौन जानता है। लेकिन जो आप थर्ड एसेट में देखेंगे एस राधा कृष्णन की जगह पे, इसमें कोई और हो सकते हैं। इसमें एक्चुअली जो मैं बताता हूँ, इसका जो एक्चुअल थे, शायद लिखा नहीं है, मुझे याद नहीं है, कोई और थे, लेकिन ये नहीं, मतलब मुझे पता नहीं था उस समय, तो मैंने इसको थर्ड को एलिमिनेट किया। थर्ड को एलिमिनेट करेंगे तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो बचता है आपका ए। तो ये मेरा सही हो गया था सिक्स्थ वाला। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि किस बेसिस पे एग्ज़ाम में लोग मारते हैं, लोग करेक्ट कर रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ। तो उसमें हो सकता है कि मैंने बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो ऐसे ही करने होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जो मुझे पॉलिटी के देखें, इकोनॉमिक्स के, उस समय क्वेश्चन मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस था, मेरे स्ट्रॉन्ग पोर्सन रहे हैं, तो उसमें मैंने अच्छे से मारे किए भी हैं। लेकिन जहाँ केवल 2% सही होने से तो यूपीएससी में प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला ना, तो मुझे पता था कि इसमें, जब मैंने पेपर देखा ना तो मुझे आइडिया लग गया कि इसमें मुझे मैक्सिमम अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 70-80 करूँगा तो मुझे ऐसे भी पता था नहीं होने वाला। तो इसमें मैंने फिर लास्ट लास्ट तक मैंने 100 में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए। इसमें बहुत सारे गलत भी हो गए, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मुझे पता था कि ऐसे भी नहीं होने वाला, चलो भाई ऐसे ही ट्राई करके देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 90 से प्लस थोड़ा सा अटैम्प्ट तो ज़रूर करें, चाहे मतलब आए या ना आए। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल एंड टी सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। ये एक इजी क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो जो फोर्थ ऑप्शन है, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज काउज बाई पैथोजेंस। तो ये पता तो रहता था बी सेल टी सेल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा आइडिया तो रहता है, आप जब पढ़ेंगे करेंट अफेयर्स तो उसमें ये सब चीज़ें कवर होती रहती हैं। तो इस बेसिस पे मैंने मारा था इसको, तो ये सही हो गए थे, इसमें और कोई ट्रिक्स नहीं लगाया था मैंने। 8 नंबर पे देखेंगे,
अदर देन दोज मेड बाई ह्यूमंस नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। तो पहला ही ऑप्शन देख के पता चल जा रहा है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है नॉट, तो ये गलत होगा। तो पहला हटाते ही आपको बचता है बी और डी, 3 और 2 एंड 3 ओनली। अब बी पे डिपेंड करता है कि क्या सही है क्या गलत है। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक्स ऑक्साइड्स आर यूज सम। अब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सम है मतलब कि ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, ये सही होना ही होना है। जब वो सही होगा, दो सही होगा, ये पहला गलत है, तो ऑप्शन अपने आप डी आ जाता है। तो ऐसे करके थोड़ा स्पीड भी मेंटेन करना रहता है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना रहता कि इसमें क्या दिया नहीं दिया है। तो एक बार पढ़ें उसके बाद बन जाता है ये क्वेश्चन। आप देख सकते हैं 8 नंबर मैंने सर्कल नहीं किया है क्योंकि ये मैंने पहले बार में अटैम्प्ट करके बना दिया है इसको। अब आते हैं 9 नंबर पे, DNA बार कोडिंग कैन बी अ टूल टू। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें तीनों ऑप्शन लगे थे, तीनों हो सकता है कि तीनों सही हैं। देखिए मैंने तीनों में सही सही किया है उसमें, लेकिन मैंने जब ऑप्शन देखा इसमें तीनों करेक्ट वाले ऑप्शन नहीं है। अगर तीनों रहते तो मैंने तीनों मार देता उसमें कि चलो तीनों सही हैं, लेकिन इसमें कोई एक गलत करना था कि चलो कोई एक गलत हो सकता है। तो इसमें अब देखा मैंने कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसका है कि एज डिटरमाइन करने में पहले वाले में जैसे दिया है, या फिर सेकंड वाले में डिस्टिंग्विश तो करेगा, क्योंकि हम लोग जब बैंक में जाते हैं ना, SBI या किसी भी बैंक में मैंने देखा है कि उसमें ना बारकोड लगा हुआ रहता है, तो वो ना डिस्टिंग्विश करने के लिए लगा था कि आपका बैंक अकाउंट किसी और से नहीं, मतलब हम स्कैन करते हैं तो डायरेक्टली आपका अलग बैंक अकाउंट नंबर आ जाता है उसके पास, तो कहीं ना कहीं डिस्टिंग्विश तो करता ही है। तो सेकंड वाला तो 100% सही है। आइडेंटिफाई, जो थर्ड वन है, आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल्स इन प्रोसेस्ड फूड्स, तो ये भी हो सकता है। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि दूसरा होगा और दूसरे के साथ में पहला हो सकता है या तीसरा हो सकता है। ज़्यादा चांसेस है कि थर्ड वन से है, क्योंकि पहले वाले में ना एज है, एज जैसे कुछ और भी हो सकता था, मुझे लगा कि शायद एज ना करता हो, और एज करने का मुझे कुछ सॉलिड रीज़न नहीं मिल रहा था, तो उस बेसिस पे मैंने इसमें डी लगाया था। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि मेरे लैंग्वेज कई बार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैं थोड़ा कभी जल्दीबाजी में बोलता, मैंने कभी किया नहीं ये सब चीज़ें, मैं ये पहली बार कर रहा हूँ रिकॉर्ड, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए मेरी बातें कई बार। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि ये पूछ रहे हैं कि फॉलोइंग एसिड रेन के कौन से कॉजेज हो सकते हैं। तो इसमें मैंने, हालांकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये गलत नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे से गलत हो गया। कई बार मैंने बहुत कंफ्यूज हो गया एक्चुअली इसमें, कि मुझे पता था कि यार मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर ऑक्साइड, तो मुझे लग रहा था कई बार कि ये दोनों सही हो सकता है। सल्फ़र तो मुझे पता था कि सल्फ़र होता है, नाइट्रोजन भी होते हैं, फिर लग रहा था कि नहीं ओजोन भी कहीं ना कहीं, लेकिन उसमें आप जब प्रोसेस देखेंगे ना तो ओजोन, इससे ओजोन का रोल नहीं होता है एसिड रेन में, ओजोन बाहर निकलता है। तो ये मेरा गलत हो गया था। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, लेकिन क्या करें, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो ये मेरा गलत हो गया था। ऐसे क्वेश्चन को ना गलत नहीं करना होता है, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो ये बहुत ही हैवी मतलब पेनलाइज करता है, क्योंकि वो ना, अब ये सब इजी क्वेश्चंस में आते हैं, इसीलिए हमने बहुत पहले से पढ़ रखा है, उसमें भी आप गलत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है। इसको मुझे सुधार करना है। मैं ये वीडियो जो है खुद के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि मुझे पता होना चाहिए कि मैंने बहुत ही सिली मिस्टेक्स ये किए हैं। ठीक है, अब 11th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि हाई क्लाउड्स और लो क्लाउड्स में कौन एब्जॉर्ब करता है, कौन रिफ्लेक्ट करता है। अब इसमें क्या है ना कि मुझे दोनों मुझे लगा था कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, लेकिन इसमें क्या किया था ना, इसने दोनों स्टेटमेंट को रिवर्स किया था, तो इस कारण से इसमें जो सही आंसर है वो डी है, नाइदर वन नॉर टू। तो मेरे ये गलत हो गए थे, मैंने केवल मारा था कि फर्स्ट वन सही है। और ऐसे भी क्वेश्चन में मेरा जो फॉर्मूला ये रहता है ना कि अगर दो दिए हुए हैं तो मैं ज़्यादा कुछ सोचता हूँ कि कोई एक ऑप्शन गलत होगा और कोई एक ऑप्शन सही होना चाहिए, तो उस ये मेरा अपना खुद का नियम है। तो मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं एक्चुअली, तो उसके बेसिस पे मैंने इसको फर्स्ट सही किया था, जो मेरे गलत हो गए। इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये मैंने अपने नोट्स बनाया है कि इसके क्या रीजन्स है, वो उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हर एक का रीजन बताने लगे, तो मैंने इसके नोट्स बनाए हैं फिर बाद में। अब 12th नंबर में क्या है, बीदी बीदी इज़ ए लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केनिया। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे नहीं पता था सीरियसली कि साउथ सूडान में क्या हो रहा है। मुझे ये भी नहीं पता था कि बीदी बीदी जो है वो केन्या में है या सूडान में है, कहाँ पे है, मुझे पता नहीं था। इतना डिटेल में कहीं दिया हुआ भी नहीं था एक्चुअली, सोमालिया के बारे में क्या है नहीं है। तो इसमें मैंने कैसे सही, ये मेरा सही हुआ है किस बेसिस पे सही हुआ है कि आप देखेंगे कि जो सेकंड ऑप्शन है ना उसमें दिया हुआ सम, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये सम लिखा है ना,
ये सम जो है, तो सम जो है स्टेटमेंट वाले मैं सही मानता हूँ। थर्ड वाले में भी वैसे ही सम दिया है, सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम द सिविल वार इन सोमालिया लिव इन द, तो सम कुछ पीपल तो हो सकते हैं ना यार। तो ये सब चीज़ें सेकंड और थर्ड तो 100% सही लग रहे थे, कि दोनों में सम दिए हुए हैं, एक्सट्रीम कुछ है नहीं। और ऑप्शन भी दे रहे थे तो इसमें तीनों करेक्ट वाले हैं नहीं कहीं पे, तो ऑब्वियसली जो ऑप्शन बनता है वो सी बनता है, तो इसको मैं इजीली सही हो गए हैं ये। तो ऑप्शन के बेसिस पे कई बार देख रहे हैं क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये फोकस करना है कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट को हटाने हैं, जो सम है वो सब क्वेश्चन, वो सब जो स्टेटमेंट है ना उसको सही मानने हैं, ये रूल्स हैं। ये आप जब प्रीवियस क्वेश्चन बनाएगा तो खुद से आ जाएंगे वो। अब 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है ना, कि ये बताता है कि टर्की का स्टेट में कौन कौन से आते हैं। ये मेरा गलत हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे इंटरनेशनल अफेयर्स में ना थोड़ा सा काम करना पे, मैपिंग में कौन कहाँ पे है ना, मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है। टर्की का स्टेट में मैंने इसमें जो किया वो मैंने लगाया है 3, 4 एंड 5, जो कि मेरे गलत हो गए हैं। तो इसका इसका आंसर मैं बताता हूँ क्या है इसका आंसर। तो इसके आंसर में मैंने लिखा है कि टर्की स्टेट में ना 5 मेंबर हो गए हैं, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्की और उज्बेकिस्तान भी नया मेंबर ऐड हुआ है। तो ये मुझे पता नहीं था इसके बारे में, तो मैंने इसमें डी लगाया 3, 4, 5, लेकिन इसका आंसर 2 एंड 5 है, अजरबैजान और 5 उज्बेकिस्तान अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, तो मुझे आइडिया नहीं था इसके बारे में, तो ये गलत हो गया मेरा 13 वाले। ठीक है, कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं यार, तो उसमें दिक्कत नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी न्यूज़ में था। तो अच्छा, इसमें आप कई बार देखेंगे ना कि मैंने कई बार कट किया है, फिर जैसे इसमें बी कट किया फिर डी लगाया, तो कई बार क्या होता है ना, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इसमें कौन सही है, बी सही है डी सही है, तो जो मैंने कट कर दिया उसको मैंने नहीं किया वहाँ पे, फिर मैंने डी उसको कर लिया, तो कई बार वो ये चीज़ हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन में देखेंगे कि मैंने सही लगा के गलत कर दिया, ये गलत लगा के सही कर दिया, तो ये सब होते हैं वहाँ पे। थर्ड मैं जब इटरेशन करता हूँ तो ऐसे मैंने कई बार किया है उसमें। 14 नंबर क्वेश्चन में ना ये सोलर लार्जेस्ट सोलर पार्क के बारे में था। तो इसमें ये तो थर्ड वाले थे ना, ये पक्का पता था कि गोवा में लार्जेस्ट नहीं लगाया था गया था उस समय, तो ये न्यूज़ में काफ़ी चल रहा था उस समय कि कहाँ पे लगाया गया है। आंध्र प्रदेश में था उस समय, फ्लोटिंग वाले ना आंध्र प्रदेश में था, तो ये करेंट अफेयर्स से कवर हो गए थे। तो जब थर्ड कैंसिल करते हैं ना तो फिर बचता है कि फर्स्ट और सेकंड में। तो एक तो है कि फ्लोटिंग वाले कहाँ लगाया था, गोवा में, और जो वर्ल्ड लार्जेस्ट था ना वो सोलर पार्क लगाया था वो गुजरात में नहीं था, वो भी वो था मुझे मैंने यहाँ पे लिखा है शायद ये भदला सोलर पार्क, तो वो सही उस समय था। मुझे लग रहा था कि जो कहीं ना कहीं चेंज किया है या फिर कुछ किया है, तो मैं पहले वाले में श्योर नहीं था। केरला में तो मुझे पता था कि पहला सही है, कि फुली जो लगाया है वो 100% सही है। पहले वाले में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने सेकंड लगाया था इसमें। 15 नंबर क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि लॉ ऑफ सी, अब देखिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का लॉ ऑफ सी कौन पढ़ता है यार। अब इसमें मैंने ऑल के बेसिस पे कि ऑल हो सकता है, हैज हो सकता है, तो उसके बेसिस पे मैंने लगाया कि नहीं यार चलो ऑल स्टेट में तो नहीं हो सकता है, सेकंड वाले में जैसे है इसमें ऑल, तो ये मुझे लगा कि ये नहीं होगा। इसके बेसिस पे मैंने इसको मतलब हटाया, तो मेरा ऑप्शन आया सी, लेकिन इसमें तीनों स्टेटमेंट सही था। तो इसमें कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं जो आपके रूल्स बनाए हैं, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, कुछ तो गलत होगा ही। 100 में 100 थोड़ी ना किसी का सही होता है यार, मुश्किल से 30 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन सबको आते हैं, बाकी तो रैंडम गेसिंग करने होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन जो है सेन काकू आइलैंड्स के बारे में था, ये न्यूज़ में काफ़ी था, फिर भी मुझे लगा था कि शायद नोमैंस लैंड भी कहीं करेंट अफेयर्स में था, तो मुझे लगा कि डी होगा। पहले मैं डी सोचा, फिर सोची नहीं बी, फिर मैंने बी, मैं बताया ना मैं लास्ट से चलता हूँ, मैं लास्ट ऑप्शन पहले पढ़ता हूँ, तो मुझे लगा शायद डी ही सही है, लेकिन मैं जब बी में गया तो मुझे लगा कि चाइना और जापान का एरिया था, वो काफ़ी फेमस था सेन काकू आइलैंड, तो ये सही हो जाता है। कुछ क्वेश्चन यूपीएससी इजी भी देते हैं, लेकिन अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, अब ये एकदम पता नहीं है कि चाड में क्या हुआ है, गुइना में क्या हुआ है, लेबनान में क्या हुआ है, तुनीशिया में, एकदम कोई से कोई आइडिया नहीं है इसमें कि क्या है। अब इसमें देखिए मैंने कई बार सोचता हूँ कि 2 सही हो सकता है या 3 सही हो सकता है, हालांकि मैं हमेशा 2 सही प्रीफर करता हूँ कि इसमें से 2 सही होगा। कई बार मुझे लगता है नहीं 3 सही हो सकता है, क्योंकि इसमें ना बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हुए हैं। छोटे वाले स्टेटमेंट जिसमें दिए हुए रहते हैं ना, उसमें ज़्यादा चांसेस है कि 2 सही हो 2 गलत हो। बड़ा जितना स्टेटमेंट रहेगा उसमें चांसेस है कि एक स्टेटमेंट गलत होगा आपका। तो इसमें मैंने सी मारा था कि ओनली 3 पेज, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत लंबे बड़े बड़े दिए हुए थे, लंबे लंबे थे, इस बेसिस में मैंने मारा। इसमें कोई मैंने दिमाग नहीं लगाया सीरियसली कि मुझे आता है नहीं आता है, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं एकदम से आइडिया नहीं हो जिसका।
तो उस बेसिस पे मैंने लगाया था। 18 नंबर क्वेश्चन में फिर वैसे ही है कि 1 पेयर सही होगा या फिर 2 पेयर सही होगा। तो इसमें भी आप देखिए मैंने ओनली 2 पेयर्स लगाया है, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें बहुत ही छोटे स्टेटमेंट्स हैं, दोनों दो दो वर्ड्स के ही हैं, तो इसमें कोई भी दो ऊपर नीचे कर सकता है, तो मैंने उस बेसिस पे लगाया बी और उस बेसिस पे सही होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस पर जो है ना, जो ऑप्शन देने का जो तरीका है वो चेंज किया, उसके बावजूद भी मेरे सही हो रहे हैं कुछ क्वेश्चन गलत भी हुए हैं आगे में, और पीछे में आप देखें जैसे गलत तो हुए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं। किस बेसिस पे मैंने अपने जो ट्रिक्स है ना अभी भी काम कर रहा है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ट्रिक्स पहले काम कर रहे थे एलिमिनेशन के, वो अभी भी काम कर रहे हैं। बस आपको एलिमिनेशन के तरीके को समझना होगा, या मुझे भी, मैं दूसरे को क्यों ही बोलूँ, मैं मुझे खुद भी समझना और अच्छे से समझना होगा कि भी एलिमिनेशन कहाँ कहाँ वर्क कर रहे हैं। इसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। 19 नंबर क्वेश्चन में वाइल्ड एनिमल्स के बारे में है कि सोल प्रॉपर्टी। अब देखिए मैंने जैसे पहला स्टेट में देखा कि सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया कि सोल प्रॉपर्टी कैसे हो सकता है। इस बेसिस पे मैंने बहुत ज़्यादा उस समय दिमाग नहीं लगता है ना कि चलो वाइल्ड एनिमल हो सकता है, तो लेकिन मुझे लगा कि यार कई तो बात तो होते हैं कि गाँव में आ जाते हैं, तो हो सकता है कि नहीं हो वहाँ पे, तो उस बेसिस मैंने 1 को हटाया। तो फिर लास्ट वालों को भी मैं बताया कि एप्रीहेंसन, तो लास्ट वाले पता था कि केवल डेंजर होने से उसको आप सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि उसको कैप्चर कर सकते हैं या फिर उसको मार सकते हैं। तो थर्ड वन तो मुझे पता था कि ये नहीं होगा, तो 1 और 2 में देखना था। 1 मेरा ऐसे ही हट गया, तो मैंने सेकंड वाले कर दिया, जबकि इसका आंसर है ए 1 एंड 2। इस बेसिस से मेरे गलत हो गए थे। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें क्या है कि सर्टेन स्पीसीज, हाँ, कल्टीवेटर ऑफ फंगी, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन ना इसमें देखिए मैंने जैसे बताया आपको कि मैं देखता हूँ कि इसमें सी से ना दोनों हैं, ये सी से कॉकरोच है, सी से क्रैब है। तो मुझे पता है कि मैं अपना रूल के अकॉर्डिंग यही देखता हूँ कि जो दो कॉमन सी से स्टार्ट हो रहे हैं तो इसी दोनों में यूपीएससी का आंसर होगा। तो इसमें वो चीज़ काम नहीं किया, तो कई बार रूल्स काम नहीं करते हैं, लेकिन उस पर ही रहना पड़ता है, तभी कुछ क्वेश्चन सही होंगे, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे। इस वजह से मैंने एंड को सोचते हुए भी ना, मैंने एंड पहले किया, लेकिन फिर बाद में मैंने कॉकरोच कर दिया। तो अब देख रहे मैंने कई बार, आप देखेंगे मैंने जैसे पहले बताया कि मैंने उसको कट करके सही वाले को कट करके फिर बाद में गलत कर लिया उसको, तो इस बेसिस से मेरे गलत हो गए। अब 21 में थोड़ा सा इसको फास्ट करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। इन इंडिया, इसमें क्या है, ले ऑफ फैक्ट्रीज, तो कौन देखता है इसमें, तो ऑप्शन से ही पता चल जाता है कि अब कौन देख सकता है यार। सेंट्रल मतलब आप लेबर ब्यूरो के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो लेबर ब्यूरो का ही ये काम रहता है कि चलो भाई ले ऑफ का क्या है, या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का। तो इसमें तो ये ऑप्शन मुझे पता था कि ये, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा था कि मतलब ए या सी में से, बी और डी में तो मुझे पता था कि नहीं होगा, लेकिन देखिए मैं जैसे सर्कल किया था लास्ट, मतलब जब मैं फिर से किया तो उसको मैंने सी किया था, ये मेरा सही हो गया, क्योंकि लेबर ब्यूरो से रिलेटेड है उससे, मतलब ले ऑफ और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से। तो इसमें कोई रीज़न ऐसे नहीं, मतलब तुक्का नहीं लगाया, तुक्का इसमें इसी मतलब नहीं लगाया क्योंकि ये पता था, जहाँ पता वहाँ क्यों लगाना है। कन्फ्यूजन जहाँ होता है वहाँ थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ता है, जैसे इसमें ए और सी में कन्फ्यूजन था थोड़ा, उस वजह से मैंने सी लगाया। अब 22 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, अब ये भी मुझे पता नहीं था उस समय, लेकिन फिर मैंने उसको टिक लगाया, उसमें गलत हो गया मेरा। कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, इसमें जो मैंने लगाया 1, 2 और 4, क्योंकि ना थर्ड अब देखिएगा ना, इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शंस, तो एनी ऑब्जेक्शंस तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बस इतने की वजह से मैंने इसको हटा दिया, लेकिन इसमें वो नहीं था, इसमें जो आंसर बनते हैं 1, 2 एंड 3 हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ कि कई बार आपके जो रूल्स हैं ना वो काम नहीं आएंगे, तो वो गलती भी होती है कई बार। अब 23rd, ये मैं बोलूँगा कि एक सिली मिस्टेक्स है, क्योंकि ये 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल तो काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी गलत हो गया ये। इसमें मुझे लगा कि ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आते हैं, लेकिन उस समय डिक्लेयर्ड, लेकिन इसका आंसर होगा कि ए है दिया, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ए दिए हैं, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। तो इसी चलते चलते मेरा ये गलत हो गया, ये मतलब सिली मिस्टेक्स में आएंगे, जैसे मैंने पहले एक सिली मिस्टेक बताई, ये बताया 23rd नंबर, तो देख रहे हैं आप 2 क्वेश्चन तो यहाँ तक अभी सिली मिस्टेक हो गए हैं, क्योंकि ये सब 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल तो काफ़ी लोग अच्छे से पढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें आप देखेंगे कि सैनिटेशन कोएलिशन के बारे में है। अब इसमें क्या है कि ये इतना डिटेल में मुझे पता नहीं था कि जो सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे आप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इज एपेक्स बॉडी ऑफ किसका है वो, तो ये तो मुझे पता रहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स में कौन से आते हैं, तो ये इतना ये मुझे पता था, लेकिन पहले वाले में थोड़ा सा लोग हो रहा था कि ये भी सही हो सकता है, फिर मुझे लगा कि यार फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स में नहीं आता हो दूसरा, लेकिन मैंने अपने गट्स फीलिंग पे चला कि नहीं, जब जो पता है उस पर फोकस करना है, जो नहीं पता उसको। अब मैंने पहले बताया कि जो 2 स्टेटमेंट है उसमें मैं ये मानता हूँ कि कोई ना कोई एक गलत होगा,
उस बेसिस पे मैंने सेकंड को सही माना और पहले को गलत माना, तो उस बेसिस से वो मैंने इसका ये सही हो गया मेरा। 25 नंबर क्वेश्चन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में कौन आता है? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो इसको मैंने बिना देखे मतलब पहले राउंड में ही सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी मैंने इसको टिक किया था। तो कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी रहते हैं यूपीएससी में। विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी, ये मुझे एकदम पता नहीं था इसके कौन होते हैं, तो इसको मैंने कैसे हटाया कि जो मैंने थर्ड नंबर देखा, इट असेसेस द क्रेडेंशियल ऑफ ऑल जो एक्सट्रीम असेसमेंट है, इसके बेसिस पे मैंने हटा दिया इसको पहले ही कि ये नहीं होगा, तो उसको मैं हटाया। लेकिन फिर क्या हुआ कि पहला मैंने देखा इट इज़ ए कमेटी सेटअप अंडर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन, तो मुझे लगा ये भी नहीं हो सकता है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन का क्वेश्चन था उस समय कि ये भी गलत हो सकता है। अब फिर जो सेकंड असेसमेंट देखेंगे, ट्रेडिशनल मीट्स इन मार्च, जून एंड सितंबर, तो ये मुझे लगा कि हो सकता है यार कि 3 महीने मिलते हों इस 3 महीने में, तो उसके बेसिस में लगा यार चलो 2 एंड 3 करते हैं। लेकिन इसका आंसर जो है आई थिंक कि ए है, 3 ओनली। तो यहाँ पे यूपीएससी भी खेलता है यार, उसे भी पता है कि कहाँ पे करना है उसको, तो ऑल वाले में गलत हो गया ये। हालांकि यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल जो कमेटी है, यूनाइटेड नेशन के जितने भी विंग्स हैं उसको अच्छे से करके जाना है, ये मेरे लिए एक बस सीख है कि क्या अच्छे से करके जाना है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन काफ़ी फेमस बॉडी है, तो उसके जो सब कमेटी हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और भी, उस पर थोड़ा सा अच्छे से वर्क करना है इस बार, मेरे को अच्छे से नोट्स बनाना होगा। 27 नंबर क्वेश्चन में पोलर कोड के बारे में। अब पोलर कोड के बारे में तो मैंने इसमें 2 एलिमिनेट किया था, लेकिन मुझे सी और डी में कन्फ्यूजन हो रहा था कि सेट ऑफ नॉर्म्स हो सकता है, लेकिन ये मेरा गलत हो गए हैं। 27 का मैं एक्चुअल आंसर आपको बता देता हूँ कौन सा है। 27 का जो एक्चुअल आंसर है वो है पोलर कोड है, क्या है, कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स, तो ये पहले वाले हैं, ये इसमें ये आंसर है। तो ये आइडिया नहीं लगता है, लेकिन इसमें मैंने कुछ बेसिस पे मारा कि चलो यार सेट ऑफ नॉर्म्स हो सकते हैं, तो कोड है तो नॉर्म्स ही होना चाहिए, तो उस बेसिस पे मैंने किया था, गलत हो गई है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में है। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने जो ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो इसमें देखिए जो थर्ड वाला है उसमें कैन है, तो ये सेकंड वाले में भी कैन है, तो इस और पहले वाले में भी ना कैन करके स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो तीनों एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, तो तीनों सही हो जाते हैं। जनरलाइज स्टेटमेंट जो होता है ना नॉर्मली सही होते हैं यूपीएससी में, तो उसके बेसिस मैंने तीनों किया, सही हो गए। 29 नंबर क्वेश्चन में विथ रेफरेंस टू टी बोर्ड। अब टी बोर्ड के बारे में आप देखेंगे इतना कोई डिटेल में नहीं पढ़ता है, ना मैं और ना ही कोई और पढ़ता है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो कोई जो सेकंड नंबर जो है ना, इसको एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि जो आप देखेंगे यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन में ना, जो अगर मिनिस्ट्री कुछ दिया हुआ है ना, वैसे मिनिस्ट्री वाले में वो काफ़ी यूपीएससी खेलता है, उसको गलत ही नॉर्मली देता है, तो सेकंड वाला हटाने से ही ना आप देखेंगे बी हट जाता है, केवल बी हटता है, लेकिन इसमें और एक हटाना पड़ेगा थर्ड नंबर, क्योंकि टी बोर्ड ऑफ हेड ऑफिस सिचुएटेड इन बेंगलुरु। अब ये हो सकता है बेंगलोर में है या फिर कहीं और हो सकता है। इस जो स्टेटमेंट है काफ़ी एक्सट्रीम, मतलब इसमें चेंजेस करने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये हमें ध्यान देना है ना कि जो पेपर सेटर है वो कहाँ मतलब आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है, द बोर्ड है जो ओवरसी मेंबर ऑफिस इन एट दुबई और मॉस्को, इसमें भी खेल सकता है, हो सकता है दुबई में ना हो, कहीं और हो, पता नहीं था, लेकिन अब इसमें कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कौन सा ज़्यादा सूटेबल है, तो उस बेसिस पे करना होता है। तो ये चीज़ तो अब देख लीजिए, जो सेकंड नंबर स्टेटमेंट है ना मिनिस्ट्री के अंदर कुछ है, तो वो नॉर्मली गलत ही रहते हैं यूपीएससी में, तो सेकंड वाला तो हम मतलब एब्सोल्युटली मैंने इसमें गलत भी किया था उस समय। थर्ड वाले में अब मुझे एक हटाना था, क्योंकि ऑप्शन के देखना था, उसमें देखा मैंने 3 नहीं है उसमें, 2 ही सही है, तो मैंने लास्ट में थर्ड को हटाया, तो वो मेरे 1 और 4 आ गए, डी ये मेरे सही होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन ग्रीन वाशिंग, ये चूँकि मेरा इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा अच्छा पकड़ है, तो ग्रीन वाशिंग, हालांकि इकोनॉमिक्स में ऐसे ऐसे टर्म्स आते रहते थे, तो इस बार इन्वायरमेंट में ही ग्रीन वाशिंग का टर्म दिया है, तो मैंने पढ़ के मैंने लास्ट से स्टार्ट किया, लास्ट में पढ़ा कि डी में क्या है, सी में क्या है, बी में क्या है, फिर ए में आगे पता चला कि फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करने का कुछ है, तो उसके बेसिस पे मेरा सही हो गया वो। 31 में आप देखेंगे यूएस फेडरल का टाइट मतलब है, उसमें हमारे करेंसी रिस्क से रिलेटेड है, तो इकोनॉमिक्स में मेरा, मैंने जैसे बताया आपको कि मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक्स का, तो उसके बेसिस पे मैंने इसको बनाया, मैंने इसमें सर्कल नहीं किया, मतलब ये मुझे आ रहा था उस समय, उसके बेसिस में मतलब ये पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होने पे ये क्वेश्चन बन जाते हैं, बाकी इसमें कोई रैंडम गेसिंग मैंने नहीं किया है, तो इसमें मैं कोई ट्रिक्स इसके बारे में बताऊंगा नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं मेरे पास बोलने के लिए इसके बारे में, तो मैंने उस बेसिस पे मैंने अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के अकॉर्डिंग ही इसको किया है।
क्योंकि देखिए अब यहाँ पे क्या है ना कि डिक्रीज है, इसमें इंक्रीज भी हो सकता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो इसके बेसिस पे आप कर ही नहीं सकते हैं इसको। 32 नंबर ये भी मुझे लगा, देखिए इसमें 32 नंबर मैंने मतलब मैं श्योर था कि इसमें ऑल 4 स्टेट होंगे, लेकिन कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मैंने जब आंसर देखे ना, वो कुछ बोल रहे हैं कि ओनली 2 स्टेट्स होंगे, कुछ बोल रहे हैं कि 3 स्टेट होंगे। हालांकि मैंने ऑल 4 स्टेट किया था, मुझे लगा यार टी प्रोड्यूसिंग है तो कुछ तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं होता ही है, जहाँ हिली एरिया है, माउंटेन एरिया है, तो वहाँ होते हैं। तो उस बेसिस पे मैंने देखा तो मैंने 4 किया था, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो बोलते हैं कि नहीं, कुछ जगह पे नहीं होता है। ठीक है, इसको मैंने नेगेटिव लिया है, लेकिन हो सकता है मेरा पॉजिटिव हो। अभी यूपीएससी का फाइनल की नहीं आया है, तो उस बेसिस पे हो सकता है दो ऊपर नीचे होते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। 33rd में क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन रेगुलेट करता है। ठीक है, अब इसमें क्या किया, देखिए अब ये कैसे किया मैंने सही इसको, कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो आरबीआई रेगुलेट करती है। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो सकता है कि आरबीआई करे या फिर कोई और बॉडी करे, ये मुझे उस समय एक्चुअली पता था वैसे कि चलो वो आरबीआई नहीं करता है, सेबी करते हैं, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट आपको देखना पड़ेगा कि मतलब यूपीसी जो है ना कहाँ पे खेल सकते हैं। जैसे थर्ड स्टेटमेंट देखिए, ब्रिक वर्क रेटिंग जो है, अब ये कहाँ का ये है, ये पता होना चाहिए, इंडिया का है। मुझे ये नहीं पता था, लेकिन मुझे ये पता था कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ना वो आरबीआई नहीं करती है। उस बेसिस मैंने पहला हटाया, अपने आप ऑप्शन बन गया बी। तो एक ऑप्शन हटाने से भी ना ये बन जाता है, एलिमिनेशन यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। 34 नंबर जो क्वेश्चन है बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में है। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्टली क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर में आया है बैंक बोर्ड ब्यूरो, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन बन जाता है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में 2 बार पूछा है लगता है, तो उससे मेरा सही हो गए थे ये। 35 नंबर क्वेश्चन में विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबल बॉन्ड। अब देखिए कन्वर्टेबल बॉन्ड तो मैं मतलब काफ़ी ईजी चीज़ है, दोनों ही मतलब ईजी स्टेटमेंट दिए हैं, तो ये तो मैंने अपने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे किए हैं। अब देखेंगे कई सारे क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे किया है, कुछ क्वेश्चन मैंने तुक्का लगाया है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं यूपीएससी में। जैसे इकोनॉमिक्स पॉलिटी में आप देखेंगे कई क्वेश्चन मुझे आते थे एक्चुअल में। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि 3 ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं बैंक, तो इसमें इंडिया किसका मेंबर हो सकता है इसके बारे में है। तो अब आप इसमें देखेंगे तो कई बार लग रहा था मुझे कि संघाई वाले में नहीं है, एशियन में तो है, मुझे 100% पता था कि एशियन मिसाइल टेक्नोलॉजी में मुझे लग रहा था कि नहीं हो सकता है। मुझे ये मतलब बी में ज़्यादा उसमें कन्फ्यूजन लग रहा था कि बी नहीं हो सकते हैं। फिर लास्ट में मैंने इसको क्या किया कि नहीं, मुझे लगा कि 2 हो रहा है तो शायद 1 एंड 3 है, तो ऐसा कुछ ऑप्शन था नहीं कि 1 एंड 3 जिसमें हो, तो फिर मैंने लास्ट में 1 2 3 किया। तो कि जब 1 एंड 3 हो सकता है तो कोई ऑप्शन है नहीं 1 एंड 3, अगर 1 एंड 3 रहता मैंने 1 3 करना था, लेकिन अब है नहीं, तो इसके बेसिस पे मैंने किया, मैंने सही हो गया ये। 37 में क्या है, वियतनाम से रिलेटेड दिया है 5 स्टेटमेंट और उसमें बताना है कौन से है। तो इसमें मैंने कैसे एलिमिनेट किया कि जो आप देखेंगे कि जो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, वियतनाम हैज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब हो सकता है कि वियतनाम ना हो, कुछ और हो सकता, वहाँ पे तो ये छोटे छोटे कई मतलब बहुत सारे कंट्री हैं ना वहाँ पे, तो वियतनाम की जगह पर कोई और हो सकता है। तो इसमें मेरे को डाउट था। थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट मतलब एक नॉर्मल स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट आप देखेंगे तो वन ऑफ द क्या है, जनरलाइज स्टेटमेंट है। सॉरी। थर्ड स्टेटमेंट भी देखेंगे तो ये लिंक्ड विद द इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, तो यार आज के डेट में तो सब कोई लिंक्ड है ना एक दूसरे से, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे 3 4 स्टेटमेंट जो आप देखेंगे, पहला स्टेटमेंट देखेंगे तो ये जनरलाइज स्टेटमेंट है, तो वो सही होना ही था, उस बेसिस मैंने किया, मेरे सही हो गई हैं। 38 में देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, प्राइस स्टेबिलिटी कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ये तो यार सबको पता होता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का जो 4% ±2% आरबीआई का है। तो उसकी वजह से नॉन फंजाइबल टोकन्स, ये बहुत न्यूज़ में था उस समय, उसके बावजूद भी मेरे ये गलत हो गए, क्योंकि मैंने इसमें तीनों सही किए हैं, तीनों मारा है कि तीनों सही है, लेकिन इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट का बोलना है कि केवल 1 और 2 है सही हैं, थर्ड नहीं हो सकते हैं। तो ये मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ना नॉन फंजेबल टोकन्स में मैंने बाद में देखा ना होता क्या, मैंने उस समय बस पढ़ा था, मैंने कॉन्सेप्चुअली उस समय समझा भी था, लेकिन एग्जाम में ना कई बार आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये मतलब ये भी क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स में है, ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते हैं। जैसे पेंटिंग्स वगैरह जो होते हैं ना, नॉन फंजेबल टोकन्स होते हैं, तो ऐसा तो है कि मेरे लिए पेंटिंग्स का वैल्यू कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है, तो कैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो सकता है। तो लेकिन थोड़ा सा जल्दीबाजी में रहता है, इसमें बेसिस मेरा गलत हो गया, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए थे। 40 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा तो वही सीधा सा ऑप्शन, इसमें मुझे हालांकि मुझे ये क्वेश्चन आता था, क्योंकि मैंने ना वो एक अपना एक बनाया था, वो टेबल बनाया था, उसमें मैंने जितने भी रिजर्वायर है ना, जो मेजर रिजर्वायर हैं उसको मैंने किए हुए थे।
अब इसमें था नॉट करेक्टली मैच, तो मुझे पता था कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, तो उसके बेसिस पे मैंने किया है। हालांकि मुझे इसमें थर्ड पता था कि ये भी मध्य प्रदेश में है, पर दूसरा पता था कि ये सही है। तो मुझे पता था कि मैथॉन जो है ना वो शायद छत्तीसगढ़ में तो थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा था, लेकिन फिर उसके वजह से मैंने थोड़ा सा गेसिंग लिया, तो मैंने 2 पेयर सही किया, तो उसमें फिर सही ये आया था। नहीं ये अच्छा देखिए, इसमें मैंने गलत किया है क्योंकि देखिए अभी मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें नॉट करेक्टली मैच था और शायद मैंने करेक्टली मैच जैसे कर कुछ किया है तो गलत हो गया इसमें ना। जो आंसर है वो ओनली 3 पेयर्स आर नॉट करेक्ट, मतलब 3 गलत हैं इसमें, केवल एक ही सही है। गांधी सागर जो मैंने टिक लगाया है वो सही है, बाकी 3 के तीनों गलत हैं। देख रहे हैं, जबकि मैंने इसके टेबल भी बनाए थे, मुझे पता था उसके आते हुए भी ना ये क्वेश्चन गलत हो गए। ऐसे सिली मिस्टेक, क्योंकि इसमें तो स्टेटमेंट में जो ऑप्शन दिए है ना उसमें एलिमिनेशन का काम नहीं किया है, तो इसमें थोड़ा सा गलत हो ही जाना है। एक भी नहीं आया तो पता नहीं चलेगा उसमें कि यार क्या है। तो मैंने जैसे मैं 2 पेज लगाया था 2 पेज लगा दिया, इसमें भी गलत हो गए। ठीक है, होता है। तो मैं वही बता रहा हूँ, कई बार लगता है कई बार नहीं लगता, कई बार आपको आते हुए क्वेश्चन गलत होंगे। देख 3-4 क्वेश्चन तो मैंने बता रहा हूँ, मैंने नोट किया, इसमें लगभग 6-7 क्वेश्चन तो ऐसा था जो मुझे आ रहा था उसके बावजूद भी गलत हो गया। तो वो क्वेश्चन गलत नहीं करना होना चाहिए। मतलब 41 नंबर क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या क्या था, तो ये तो सब कोई पढ़ता है, तो ये मेरे सही हो गए। 42 में मेडाइवल इंडिया में फनम, अब ये यार ऐसा क्वेश्चन है, इसको तो मुझे छोड़ना चाहिए था। यही इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वीडियो की, मुझे क्या छोड़ना है ना, ये मैंने गलती किया कि ये फनम के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ना ही कुछ ऑप्शन में कुछ मिल रहा है आइडिया, तो फिर क्यों लगा। लेकिन फिर इसमें मैंने कैसे किया, देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, मैं जैसे बोल रहा था उस समय भी कि इसमें सी से क्लॉथिंग है, इसमें सी से क्वाइंस है। देखें दो है, दोनों में से ही कोई होगा, या तो क्लॉथिंग होगा या फिर क्वाइंस होगा, तो 50% चांस है कि सही हो जाना था। लेकिन मैंने क्लॉथिंग लगाया, क्वाइंस आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि जिसमें 2 ऑप्शन में ही से लग रहा है कुछ होगा, तो ऐसे क्वेश्चन मैं तो कर देता हूँ, बाकी वो डिपेंड करता है अपने अपने स्ट्रेटजी पे। कंसिडर फॉलोइंग जो 43 है उसमें अब गदर पार्टी से कौन रिलेटेड है। अब देखिए इसमें हमने जो गदर पार्टी के बारे में पढ़ रखा होता है, तो रास बिहारी बोस का तो 100% पता होता है आदमी को कि ये तो 100% थे उसमें। अब जो योगेश चंद्र चटर्जी के बारे में मुझे आइडिया नहीं था, उसमें बजेंद्र कुमार घोष के बारे में भी आइडिया नहीं था, तो मैंने बजेंद्र कुमार घोष को पहले हटाया, फिर लगा कि मुझे सेकंड और थर्ड में लेना था, तो मुझे पता था रास बिहारी बोस तो थे ही, तो थर्ड मैंने किया था, ये मेरा सही हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन में क्लिप्स मिशन का था। ये तो बहुत ही, आप देखिए प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा ना, क्लिप्स मिशन के बारे में ना लगभग 5 से 6 बार क्वेश्चन आए हैं, तो क्लिप्स मिशन को मैंने तो बहुत अच्छे से किया था। अब वहाँ पे जाके मैंने पता चला कि मतलब कितने अच्छे से पढ़ने होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि नॉमिनेटेड और इलेक्टेड में वहाँ पे वो खेल रहे थे कि नॉमिनेटेड मैं यहाँ पे ना एन और ई में किया था, तो मैंने मुझे लगा कि वहाँ पे वो खेल रहे हैं, इसके बेसिस मैंने उसको गलत किया, और फिर यहाँ पे मैंने मतलब ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ है। ईजी है, मतलब आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे ना तो ये पता चलेगा कि क्लिप्स मिशन कितना इंपॉर्टेंट है। क्लिप्स मिशन हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, ये सब क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर आपको कैबिनेट मिशन में जितने भी पॉइंट्स हैं उसको तो अच्छे से देख कर मतलब रट ही लेना है कि क्या, रट नहीं समझ लेना है कि क्या है एग्जैक्टली। हर एक टेस्ट सीरीज में या फिर उसमें आते रहते हैं। 45 नंबर जो क्वेश्चन है जैन टेक्स के बारे में, यार ये सब जो पता नहीं कौन ही, इसको तो अच्छा से पढ़ भी नहीं पाता हूँ मैं कि क्या है, नीति पकड़ना, बहुत ही मतलब कैसे टेक मतलब हार्ड प्रोनाउंसिएशन ये सब का है, पढ़ना ही मतलब ये मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इसमें बस ऐसे ही रैंडम गेसिंग किया और 2, 3, 4 किया था, लेकिन ये गलत हो गई। इसमें आंसर जो है 2 और 4 है, इसमें क्या ही ट्रिक लगेगा, नहीं लगा कुछ भी। ऐसे क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं करने अगली बार से। 46 में क्या है कि हिस्टोरिकल पर्सन है और उसके बारे में बताना है। अब आर्य देवा है, दीगना है, नाथ मुनि है। मुझे देखिए हमेशा मैं क्या करता था कि ओनली 2 पेयर्स लगा रहा था, लेकिन एग्जाम में फिर इसमें लगा कि मुझे 2 इसमें से एक भी मतलब ऊपर नीचे किया हो तो 2 गलत हो जाएंगे, तो मैंने उस बेसिस पे ओनली 1 पेयर किया, लेकिन ये गलत हो, इसमें 2 पेयर सही थे, तो मेरे यहाँ पे रूल्स काम नहीं किए हैं, ये मेरा गलत हो गया। 47 में आप देखेंगे कि मंगोल इन्वेजन के बारे में है। अब ये मेरा सही हो गया, जबकि मुझे इसके बारे में उतना पता नहीं था। तो मंगोल इन्वेजन मैंने कैसे सही किया इसको मैं बताता हूँ आपको। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना कि देखिए सेकंड नंबर स्टेटमेंट पढ़िएगा ना, तो ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल शॉट, अगर कोई एक मंगोल तो किया ही हो सकता है, कोई भी इसमें कोई नाम नहीं दिया है कि कौन एग्जैक्टली है, तो ये 100% चांस है कि दूसरा सही होगा। तो अगर दूसरा सही होगा तो सी और डी तो ऐसे ही कट गया, बचता पहला में। तो पहला देखना तो फर्स्ट मंगोल इन्वेजन जो हुआ था वो जलालुद्दीन खिलजी में हुआ था। अब इसमें फर्स्ट हो सकता है उसके टाइम पे ना हुआ हो फर्स्ट,
दूसरा हो तीसरा हो, तो ये इसमें चांसेस है कि वो खेल सकता है। इस बेसिस मैंने उसको हटाया, मेरा आंसर आ गया बी। 48 में आप देखेंगे कुलाह दारा, अब देता ही है, ये एकदम एकदम आइडिया नहीं था इसमें। तो आप, मुझे हंसी आता है, जब मैं एग्ज़ाम में दे रहा था ना उस समय मैं बताता हूँ एग्जैक्ट क्या हुआ था। मुझे ना ये जब मैंने ऑप्शन देखा कलंदर्स, तो एक मैंने गाना हिंदी बॉलीवुड मूवी में ना ये गाना है दमादम मस्त कलंदर, एग्जैक्टली मेरे ना दिमाग में उस प्रेशर में ना ये गाना चल रहा था। मैं तो खुद पे हंस रहा था कि मैंने क्या हो रहा है, इस बार तो नहीं होना है। हालांकि मेरा प्रीलिम्स हुआ है इस बार, लेकिन मैं खुद हंस रहा था यार कि मतलब मेरे दिमाग में कलंदर से मैंने कहीं देखा ही नहीं था कि सैयद मतलब कलंदर्स यहाँ पे है नहीं है, मैंने बस गाने में सुना था इसको। तो उस बेसिस मैंने इसको बी किया कलंदर। हालांकि ये सैयद के में होते हैं, बाद में मुझे पता चला था। ऐसे तो मैंने गलत, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने हैं, मतलब 3 क्वेश्चन मैंने अभी तक देखा जिसमें मुझे एकदम छोड़ने चाहिए थे, जो मैंने नहीं छोड़ा है। तो इस क्वेश्चन को एकदम एक्सट्रीमली छोड़ कर ही आना, तो ये पेनलाइज होता है ये सब चीज़ें, नहीं तो कहीं ना कहीं और अच्छे मार्क्स आ सकते थे। 49 में क्या है कि डच इस्टेब्लिशमेंट में है, ये तो आप जब भी हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं ना, उसके इनिशियल चैप्टर्स में है ना डच और ये गोवा जो कैप्चर किए हैं उसके बारे में। हाँ, इतने डिटेल में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आप जब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे एक एग्जैक्टली दिया हुआ है स्पेक्ट्रम में, जो राजीव वही सर का है, एग्जैक्टली स्टेटमेंट दिया हुआ कि अल्फांसो दे अल्बुकर्क जो थे ना गोवा कैप्चर किए थे बीजापुर से, तो सेकंड स्टेटमेंट सही होना ही होना है। अब देखिए पहला और तीसरा में क्या था ना कि अब ये गजपति रूलर से जो डच थे उससे लिए थे, या फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो विजयनगर एम्पायर, एम्पायर्स की बात बोल रहा है या फिर गजपति रूलर के। तो जो विजयनगर एम्पायर है ना उसका डेट मुझे लगभग अच्छे से याद था, क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा ना तो उसमें विजयनगर एम्पायर जो है ना बहुत बार पूछा है, तो मुझे विजयनगर एम्पायर के बारे में थोड़ा सा आइडिया था, उसके बेसिस मैंने 2 और 3 किया था, तो मेरे सही हो गए थे। तो इसमें इस बेसिस हुआ। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ये तो आप देख ही रहे हैं इस बार भी। 50 नंबर क्वेश्चन में जो है कौटिल्य अर्थशास्त्र क्या है। अब इसमें मैंने गलत कर दिया, इसमें शायद सी होगा, आई थिंक सो कि इसमें सारे सही है, पता नहीं, मैंने ए लगाए थे। अब मुझे लगा इसमें शायद फीमेल स्लेव होते हैं उसमें, मतलब अब कोई स्टेटमेंट थोड़ा सा पढ़ के लग रहा था कि शायद इसमें हो सकता है ये हो ना हो, उसकी बेसिस पे लगा था कोई इसमें रूल्स नहीं है, तो इसमें अलग ही आगे बढ़ता हूँ कि इसमें कुछ डिस्कस करने का नहीं है। मैं इसमें बस ये बता रहा हूँ ना कि कहाँ पे रूल्स काम कर रहे हैं कहाँ पे नहीं कर रहे हैं एक्चुअल पेपर में। टेस्ट सीरीज़ का तो अलग बात है, टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन भी अलग तरीके से आते हैं, इसमें जो है अलग तरीके से आते हैं कई क्वेश्चंस। ठीक है, 51 में अब देखते हैं। 51 क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के बारे में है। तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स द डिफरेंट रिडक्शन प्लेजेज ऑफ डिफरेंट कंट्री। अब ये जो है ना ये आया विजन के मैगजीन में कवर था यार, लेकिन ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अब इसमें यार इतना विजन के मैगजीन में इतने सारे रहते हैं रिपोर्ट्स, अब उसमें क्या ही याद रहेगा यार, इतना बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि आईपीसीसी है, मतलब इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज दिया था, या फिर यूनेप दिया था, या यूनेफसीसी दिया था, तो कन्फ्यूजन होता रहता है। मैंने उस बेसिस पे आईपीसीसी का लिया, बी लगाया, लेकिन इसका आंसर ए है, डाटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये मेरे गलत हो गए, मतलब विजन के मैगजीन में सब थे क्वेश्चंस, लेकिन अब इसमें मैं इस बार क्या सोचा हूँ कि एक चार्ट बना लूँगा, उसके मतलब जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं या फिर जो इनिशिएटिव है ना कौन ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है उसके बेसिस में याद करूँगा, क्योंकि वो फिर याद नहीं रहते हैं लास्ट में एग्जाम, मतलब सेंटर पे जब हम लोग जाते हैं एग्जाम में एक्चुअल देते हैं ना उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर मैं चार्ट बना लूँगा कम से कम। 52 नंबर क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं, इसका सही होने का मैं रीज़न बताता हूँ कैसे सही हुए हैं। इसमें मैंने बी लगाया है, तो मतलब 2 गलत है और 5 गलत है। 2 नंबर में क्या है, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पार्टनरशिप विथ, हाँ ये क्लाइमेट ग्रुप विथ द क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च ग्लोबल EP100। तो ऐसे ना जो पार्टनरशिप वाले रहते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है या फिर किसी और के साथ किया है, ऐसे क्वेश्चन में आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखेंगे तो वो नॉर्मली गलत यूपीसी देता है। तो उस बेसिस मैंने सेकंड वाला का हटाया था, तो सेकंड हटाते ही ना वो आंसर आ जाते हैं इसमें, आई थिंक सो। तो सेकंड ही हटाने पे क्वेश्चन आ गया, वो आंसर आ गया इसका। 53 में क्या है, इफ़ रेन फॉरेस्ट, हाँ ये वेटलैंड के बारे में तो हमने 100 बार पढ़े होंगे यार इसमें यूपीसी में कि वेटलैंड्स क्या होता है। इवन रामसर साइट्स तो अच्छे से याद करके जाते हैं जितने भी होते हैं या जो रिसेंट न्यूज़ में आते हैं, लेकिन ये अब पूछा ही कुछ अलग तरीके से। ये पूछा कि किडनी जैसे फंक्शन करता है लंग्स ऑफ अर्थ, तो मतलब रेन फॉरेस्ट जो है वो किडनी की तरह काम करता है। तो जो रेन फॉरेस्ट है और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो लंग्स की तरह काम करता है अर्थ के लिए।
तो वेटलैंड्स जो फंक्शन करता है किडनी की तरह, तो किडनी का मतलब क्या है यहाँ पे, ये पूछ रहा था वो कि वेटलैंड्स बेस रिफ्लेक्ट द अबव स्टेटमेंट कैसे। तो इसमें हम अब चारों स्टेटमेंट तो ये मतलब सही थे, अब इसमें चूज करना था कि किडनी जो फंक्शन जैसे कर रहा है ना उसमें मतलब जैसे वो साफ़ करता है ना, मतलब इम्प्योरिटी को हमारे जो हमारे जो शरीर में, वैसे ही वेटलैंड्स क्या करता है उसके बारे में बताना था उसमें। इसका आंसर जो है डी है, एब्जॉर्ब करता है हैवी मेटल्स को, लेकिन मैंने इसमें सी लगाया था तो मेरे गलत हो गए हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि सबके सही हुए होंगे, कुछ के गलत हुए, जैसे मेरे गलत हुए हैं, कुछ के और भी गलत हुए होंगे। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के बारे में है। अब एयर क्वालिटी गाइडलाइंस जो है, अब इसमें पहले जो मैं बताता हूँ ना, जो यूपीएससी है ना वो फैक्चुअल डेटा में ना कई बार घुमाता है। जो यहाँ पे 15 जो है और 5 है, इसमें हो सकता है कि वो रिवर्स किया, मैंने इतने अच्छे से याद नहीं किया था इसको, तो मुझे लगा पहला तो गलत ही होना है। तो जैसे ही पहला हटाते हैं वो 2 3 4 आ जाता है, तो इसके बेसिस में मैंने सी लगाया था। लेकिन जो पहले डाटा है ना वो सही है, मतलब ये इंपॉर्टेंट डाटा था क्योंकि ना मेंस में भी आ रखा है ये, आप देखेंगे 2020 या 21 में मेंस में आया था, तो कहीं ना कहीं वो पढ़ना चाहिए था। लेकिन ठीक है, अब इतना डाटा कौन ही याद रखता है कि 15 है कि 5 है। फिर इंडिया का जो नाग NAAQ है उसका डाटा आता है, उसका अलग ही है, तो इतना याद नहीं रहता है, गलत हो गए वो। 55 में गुची। अब बताइए, ये गुची सुनते ही ना वो फिर गाना मेरे को पता नहीं, गाना थोड़ा कम ही सुनना चाहिए लगता है कि अब गाना सुनते ही ना गुची अरमानी वाले गाने जो है ना वो याद आने लगते हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा गाना तो सुनता नहीं हूँ, लेकिन कुछ गाने इतने हिट हैं, इतने पॉपुलर हैं, वो कहीं ना कहीं आदमी सुन ही लेता है ये सब चीज़ें। और ये सब जो दो क्वेश्चन में कलंदर वाले और गुची वाले में तो मेरे को गाना ही बस चल रहे थे। हालांकि इसको मैंने कैसे गलत किया है इसमें कि मुझे लगा कि ये पहला जो स्टेटमेंट देखा इट इज़ ए फंगस, तो मुझे लगा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि फंगस की जगह कुछ और भी हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल इसके बारे में। तो सेकंड स्टेटमेंट तो 100% सही था क्योंकि इट ग्रो इन सम हिमालयन फॉरेस्ट, तो सम है तो ये सही मतलब जनरलाइज स्टेटमेंट था, तो दूसरा तो होगा ही। तो मुझे पता था कि ए और बी तो नहीं होना है, सी और डी में से कोई हो सकता है, तो मैंने इसमें डी लगाया, लेकिन इसमें आंसर सी है, फंगस ही है वो। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन जो है ये पॉलीथिलीन टेराफेटलाइट, बाप रे ये क्या है यार, पता नहीं, लेकिन मुझे लगा कि पॉलीथीन के बारे में पूछ रहा है, उसके बेसिस पे मैंने इसको लगाया, तो ये मेरे सही हुए हैं। क्योंकि देखिए आप जो पहला स्टेटमेंट है इट कैन, तो कैन जो है होगा जनरलाइज स्टेटमेंट है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है आपका इट एनी, एनी हो सकता है कि सही हो या हो सकता है गलत हो, ये भी जनरलाइज स्टेटमेंट है वैसे। थर्ड जो है इट कैन, फिफ्थ बोतल्स मेड बाई ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स, तो कैन हो सकता, ये तो 100% हो सकता है ना, या थर्ड स्टेटमेंट। अब फोर्थ नंबर देखेंगे, आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजिली डिस्पोज ऑफ बाई इंसिनरेशन विदाउट काउजिंग ग्रीन गैस इफेक्ट, ऐसा कुछ हो सकता है कि आप हम लोग कुछ भी प्लास्टिक जलाएं और ग्रीन हाउस गैस इमिशन ना हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फोर्थ वाले तो ऐसे ही हट जाता है, फोर्थ हटाते ही आपको पता चल जाएगा कि 1 और 3 सही होना, क्योंकि पहला स्टेटमेंट बहुत ही जनरलाइज था। 57 क्वेश्चन, ये नॉट अ बर्ड। अभी देखिए गोल्डन मसेल जो है ना इतना पॉपुलर है ना हर जगह का, बताओ इसमें, अब मैं प्रीवियस क्वेश्चन में ना 2 बार कम से कम मैं इसको देखा हूँ, तो इसके बेसिस पे मुझे और सबके बारे में उतना अच्छे से आइडिया नहीं था, लेकिन गोल्डन मसेल जो है ना बहुत पॉपुलर है, तो इस वजह से मैंने सीधा ही उसको टिक किया था। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। 58 जो है ना नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट, ये ईजी क्वेश्चन था, मैंने गलत किया, इसके लिए मतलब ये सही चीज़ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था। क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट में मैंने वो ना, ये तो 100% पता होगा कि जो चना होता है, चिकपी होते हैं जो, वो 100% होता है कि सही है। तो मुझे पता था कि इसमें जो है ना 6, मुझे ये देखना चाहिए था कि स्पेनिश जो है, स्पिनाच जो है, वो जो पालक होता है वो तो नहीं होता है, ये मुझे करना चाहिए था। 6 हटाते ही ना आंसर आ जाता है ए, लेकिन मैंने पता नहीं उसको हटाया नहीं, और बाकी क्लोवर ये सब तो पता नहीं है इसका मतलब एग्जैक्टली, मुझे मीनिंग नहीं पता था, लेकिन मुझे 6 हटाना चाहिए था, ये मैंने गलती की है। तो 4-5 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने बहुत ईजी वाला गलत किए हैं। अच्छा, बायोरॉक टेक्नोलॉजी जो 59 में है, ये ईजी क्वेश्चन है, ये मुझे पता था कि ये कहीं ना कहीं कोरल रीफ से रिलेटेड था, ये आते रहते विजन के मैगजीन में थे वैसे, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था तभी मैं, लेकिन फिर मुझे याद आ गया तो मैंने इसको ये लगाया था। मियावाकी मेथड, ये भी कहीं ना कहीं मैंने इसको पढ़ा था, पता नहीं विजन में पढ़ा था या कहीं और पढ़ा था मैगजीन में, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था, उसके बेसिस पे मैंने मिनी फॉरेस्ट लगाया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं।
61 में अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें तो वही जनरल रूल जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग लगाते हैं कि साइंस एंड टेक का ऑल सही है। तो उस बेसिस पे मुझे लगा कि ये चारों एक ही टाइप का चीज़ है, मतलब एक ही मतलब एक डिजिटल ऐप है, तो एक ही चीज़ काम करता होगा। तो मुझे उसके बेसिस पे मैंने 1 2 3 4 लगाया। उस समय मुझे ये नहीं पता था ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है, बाद में मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि वो क्या होता है। तो वो उस काम हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं 61 में और 62 में, इसमें भी क्या है, वेब 3.0 साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। सब एक्सट्रीम स्ट्रीम में कोई भी नहीं है, सही हो गया, डी लगाया तो डी वाले सही हो गए। सॉरी, ये कहाँ आ गए हम लोग, हम लोग थे ये यहाँ पे थे 62 में। 63 में है विथ रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर यूजर सर्विसेज। अब इसमें भी कैन कैन करके है, तो तीनों जो है स्टेटमेंट बहुत ही जनरलाइज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तीनों सही डी में लगाया तो ये भी सही हो गया। देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अभी भी डी दे रहा है, ये 3 4 5 साल से ऐसे चलती ही आ रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और अभी भी वही है। अब डी 64 में देखते हैं फ्रैक्शनल और बाइटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। यार ये मुझे पता नहीं था उस समय क्या है, तो मैंने शायद इसका ए टिक लगाया था, लेकिन इसका आंसर जो है सी है। मुझे पता नहीं था यार इसके बारे में, तो जो लगा उस समय उसके बेसिस पे लगाया इसमें, अब कोई ट्रिक भी नहीं लग रहा था उसमें। 65 जो है क्यूबिट, ये क्यूबिट तो मुझे 100% पता था, क्योंकि ये हम विजन के मैगजीन में मैंने पढ़ा था इसके बारे में, तो इसके वजह से मैंने सीधा इसको क्वांटम कंप्यूटिंग में लगाया था। 66 में मैंने बता रहा हूँ कि देखिए इसमें भी वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, तीनों का तीनों सही है, सोचना भी नहीं है यार। थोड़ा सा मैंने एक बार पढ़ लेता हूँ जरूर उसको, लेकिन मुझे पता था कि यही होगा। बायोफिल्म्स में देखें, बायोफिल्म्स के बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन तीनों में कैन कैन करके कैन है और कैन है, तो एक जनरलाइज स्टेटमेंट था, मैंने तीनों लगाया, तीनों मतलब ये भी सही हो गया। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 7 8 क्वेश्चन है ऐसे ही सही हो जा रहे हैं, उसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। प्रोबायोटिक्स में ये क्या है, ये मेरे सही हुए हैं। प्रोबायोटिक्स में मुझे आइडिया नहीं था कि क्या होता है, लेकिन आप जब सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे तो इसमें बोलता है द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी डाइजेस्ट इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर। ऐसा हो सकता है कि नेचुरली अकर ना हो, इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, नेचुरली अकर नहीं हो, इससे ही हट जाता। अभी भी देख लें सारा ट्रिक्स अभी भी काम कर रहा है, जो कुछ ट्रिक्स हैं जैसे कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाले हो गए, कैन कोड हो गए, ये सब चीज़ अभी भी काम करती हैं। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन बनाने से ही पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन सही होते हैं। कोविड-19 से है ये क्वेश्चन, मेरे को लगता है कि विजन का मैंने टेस्ट दिया था ना, एक सेंटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आया था वैक्सीन के बारे में इन्हें, या फिर उसमें आप मैंने क्या किया था ना कि जो यूपीएससी का जो और एग्ज़ाम्स जो लेते हैं जैसे सीडीएस का, या फिर आपकी वो होते हैं जो इंजीनियरिंग सर्विस के जो होते हैं, एक पेपर होते हैं जिसमें जनरल स्टडी के क्वेश्चन कुछ पूछते हैं, वो क्वेश्चन मैंने लास्ट के 2 ईयर्स के मैंने वो देखे थे, उसमें कहीं ना कहीं देखा था मैंने कि वो आए थे उनके कि वैक्सीन से रिलेटेड थे क्वेश्चन, तो उसमें मैंने एक नोट्स बनाया था, उससे से क्वेश्चन ये बन गए थे मेरे। तो इसमें मैं ये चीज़ बताऊंगा कि यूपीएससी का जो भी जो एग्ज़ाम लेते हैं यूपीएससी, सीडीएस का, एनडीए का, या फिर और भी कुछ लेते हैं, वो सब का जो क्वेश्चन जिसे हमारे जो मैच कर सकते हैं जो जनरल स्टडी का, वो क्वेश्चन केवल, बाकी जो उन लोग का अलग जो मैथ्स और कुछ और भी रहते हैं, इंग्लिश रहते हैं, वो सब बनाने की जरूरत नहीं है। जो जनरल क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है वो सब बनाना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उससे क्वेश्चन पता चल जाता है कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन सेट करते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो ये मेरे गलत हो गए, क्योंकि ये था मेजर सोलर स्टॉर्म के बारे में, तो मुझे लगा यार कि इसमें तो सब जनरलाइज स्टेटमेंट हैं, तो मैंने डी उस बेसिस में मार दिया कि सारे सही हैं, लेकिन इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैंने बाद में मिलाया तो इसमें सी आंसर थे। जो सेकंड स्टेटमेंट है कि वो सुनामी जो है वो नहीं लाते हैं, तो मुझे लगा कि नहीं यार, हो सकता है कि सब कुछ भी हो सकता है, जब सोलर स्टॉर्म आ ही रहा है, धरती पे गिर ही रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये गलत हो गया मेरा। सॉरी। 71 नंबर क्वेश्चन जो है, among द फॉलोइंग क्रॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ मेथेन और नाइट्रस, ये मुझे पता था कि राइस से ही होते हैं, क्योंकि राइस जो है ना स्टैगनेंट होता है वाटर, तो वहाँ से हो जाते हैं, वहाँ से मेरे क्वेश्चन बन गए थे मुझे। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये तो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, और इसमें भी देख रहे हैं तीनों जनरलाइज स्टेटमेंट है, तो तीनों सही होते हैं यार। एक ऐसा जो चीज़ है साइंस टेक्नोलॉजी जो नया नया आया है, तो यार कुछ भी कर सकता है वो, जैसे टेक्नोलॉजी में कर सकता है कुछ भी, वैसे ये भी चीज़ है, नया चीज़ आया है, तो अभी भी वो चीज़ काम कर रहे हैं वो। मतलब ये आपको जो ट्रिक्स है ना वो काम कर, बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रिक्स इधर काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग में नहीं किए थे, मैं क्वेश्चन जब स्टार्ट किया था ना, आप देखेंगे कि
कई सारे क्वेश्चन मुझे गलत हो रहे थे, थोड़ा सा ऑप्शन चेंज करने की वजह से। बाद में वो क्वेश्चन ऐसे दिए तो उसमें सही होने लगे। तो यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा पैनिक ना करें। स्टार्टिंग में मेरे जब दिया ना तो मुझे बहुत सारे कैंडिडेट तो पैनिक कर जाते हैं, मुझे भी थोड़ा सा लगा कि इस बार तो नहीं होना है। लेकिन बाद में जब कुछ क्वेश्चन बनाया तो मुझे लगा चलो भाई कुछ सही हो सकते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। अब बोलता है कौन सा है जो अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका में जो ड्राई हो गया है। ये भाई ऐसा क्वेश्चन तो छोड़ना चाहिए, कोई आइडिया नहीं है। अब इसको मैंने कैसे किया कि एक वी से लेक वोल्टा है, एक वी से विक्टोरिया है, लेक विक्टोरिया। उस बेसिस में मुझे लगा कि ए या डी में मुझे कोई करना है। उस बेसिस मैंने डी किया कि वोल्टा होगा, लेकिन इसका जो आंसर है वो फैगोवाइन रिवर मतलब लेक के जो है ड्राई हुआ है। मुझे आइडिया नहीं था एग्जैक्टली, एकदम मतलब 0% आइडिया था इसके बारे में। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने होते हैं। ठीक है, मैंने अपने रूल्स पे चले हैं कि जो सिमिलर जो वर्ड्स हैं ना उस पर मैं चलता हूँ, तो उसमें मैंने लगाया, उसको गलत हो गया। अब है गैंडी कोटा कैनयान। ये मैंने रिवर्स को मैंने अच्छे से किया था यूपीसी में, कि मुझे पता है रिवर्स से क्वेश्चन हर एक साल आते हैं। तो हालांकि इसमें वो मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली कौन होगा, लेकिन मैंने कुछ कुछ आइडिया, मतलब गैंडी कोटा फोर्ट के बारे में थोड़ा सा आइडिया था कि वो शायद यहाँ पे आपको जो पेन्नार रिवर है ना उसके आसपास में था वो। उस बेसिस में मतलब 100% श्योर नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि पेन्नार या कावेरी में से कोई एक हो सकता है। लेकिन मैंने लास्ट में पेन्नार लगाया। तो कुछ क्वेश्चन इसमें सही होते हैं, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो उस बेसिस में सही हो गए हैं। 75 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी थे, कि जो बहुत ही फेमस पीक दिए हुए थे, नामचा बारबार, नंदा देवी और नॉकरेक। तो ये इजी क्वेश्चन थे, तो ये मेरे सही हो गए। इसमें क्या ही है। लिवांत, लिवांत जो था ना अभी बहुत पॉपुलर हो गया, अभी तो मुझे आइडिया है, लेकिन उस समय जब मैं इसको कैसे बनाया था मुझे आइडिया नहीं था उस समय। तो मैंने मेडिटेरेनियन जो है ना दोनों में टिक देखा कि दोनों में अफ्रीका कॉमन है, मेडिटेरेनियन कॉमन है। मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं मेडिटेरेनियन से रिलेटेड है, इतना तो मुझे आइडिया था। तो मुझे लगा कि ये शायद डी हो सकता है या फिर ए हो सकता है। लास्ट में मैंने ए किया, जो मेरे सही हो गए ये। हालांकि उसमें पता नहीं था ये मुझे, लेकिन मुझे ये इतना आइडिया लगता हो ही जाता है कि कहाँ पे हो सकता है ऑप्शन। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन बनाते बनाते आइडिया लग जाता है कि कौन सा। अब देखिए जो 77 नंबर क्वेश्चन है कितना ईजी है, अफगानिस्तान। लेकिन इतने ईजी क्वेश्चन के बावजूद भी ना एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। यार ये भी हो सकता है कि इसका भी जैसे इंडिया का बॉर्डर भी ना अफगानिस्तान से थोड़ा सा टच करता है। अब ये मुझे पहले नहीं पता था, जब यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो थोड़ा सा आइडिया लगा इसके बारे में। लेकिन अब वही चीज़, अब अफगानिस्तान का बॉर्डर मुझे लगा कि शायद मैं थोड़ा सा ए और सी में कंफ्यूज हो गया था कि शायद हो सकता है। तो लास्ट में ये मेरा सही हो गया। लेकिन ये इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि अफगानिस्तान उस समय काफ़ी न्यूज़ में था, जो तालिबान का जो इशू चल रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन को तो सही करना ही करना है। 78 नंबर जो है मोनाजाइट्स के बारे में है। अब देखिए जो थर्ड स्टेटमेंट है ना इंटायर इंडियन कोस्ट में पाया जाता है, ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं ना वो गलत होते हैं। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ स्टेटमेंट भी एक्सट्रीम है, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना वही केवल कर सकती है एक्सपोर्ट। लेकिन अब ये आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि जो 3 गलत हो सकता है या फोर्थ। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बॉडी है, वो शायद हो सकता है कि मोनाजाइट माइनरल मिनरल्स है, तो शायद उसमें उसका पूरा हो। कोई ना कोई एक तो करना ही था। तो उसके बेसिस में मैंने जो है उसको थर्ड को एलिमिनेट किया, तो मुझे आंसर 4 आ गए, मतलब 1 2 और 4 आ गए। क्योंकि इसमें जो चारों को चारों मतलब मुझे लगा था 1 और 2 तो 100% सही है, क्योंकि उसमें कंटेंस है। जगह सेकंड स्टेटमेंट में ना मोनोजाइट कंटेन थोरियम, हो सकता है थोड़ा बहुत मिलता हो। मोनोजाइट इज सोर्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल, ये तो पता ही है ना कि रेयर अर्थ में आते ही हैं ये सब। 1 और 2 तो होना ही था। तो लेकिन बस 3 और 4 में देखना होता है, तो इसमें थोड़ा सा गेस करना पड़ता है। 79 में आप देखेंगे लॉन्गेस्ट डे, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 21 जो होते हैं जून में। अब इतना तो 6 या 7 एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही ईजी बहुत सारे दिए हैं जो पढ़ते ही आ जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है वेटलैंड्स। ये वेटलैंड्स तो मैंने काफ़ी अच्छे से याद करके गया था। इसके बेसिस मैंने तो उसको मैंने जितने वेटलैंड्स थे लगभग याद किए हुए थे मैंने। तो उसके बेसिस मैंने किया, मेरे सही हो गया। इसमें मैंने कोई गेस वर्क नहीं किया था। हालांकि आपको लगेगा कि 2 पे ऐसे ही वैसे ही चल रहा है जो बी का, लेकिन मैंने उसमें गेस वर्क नहीं किया था, मैंने सही से इसको बनाया था। 81 क्वेश्चन, 81 क्वेश्चन है आपको, ये है एशियन सन्याल कमेटी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ अब इसमें देखिए अब ये स्टार्ट हो रहा है आपका इसका पॉलिटी का क्वेश्चन। पॉलिटी क्वेश्चन मेरे लगभग सही हुए हैं, क्योंकि मैंने फोकस ही किया था पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पे और मॉडर्न हिस्ट्री पे। जो मैंने इसको 3 को लिमिटेड टाइम होने की वजह से ना मैंने मार्च में स्टार्ट किया था, आई थिंक मार्च 12 मार्च या 10 मार्च को ऐसे स्टार्ट किया था।
तैयारी इसका। तो मुझे पता था कि ऐसे भी नहीं होना है, तो थोड़ा रिस्क लेके मैंने बस 2-3 पोर्शन को स्ट्रॉन्ग किया था। विजन का मैंने टेस्ट दिया फुल लेंथ 10 से 12, और आपको वो सेंटर बेस्ड टेस्ट होते हैं 3 उनके, वो दिया था। और फिर मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को किया था, बाकी ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं लगाया था, जो बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ा था उसी को रिपीट किया था। तो उसके बाद देखेंगे पॉलिटी क्वेश्चन लगभग मेरे सही हो जाते हैं। पॉलिटी लक्ष्मीकांत से मैंने किया और लक्ष्मीकांत से लगभग क्वेश्चन मेरे बन गए थे। हालांकि ये लक्ष्मीकांत, अब उसमें आप देखिए ना प्रीवियस क्वेश्चन में जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के दिया होता है कि आज पर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ हो सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी चीज़ जैसे डेफिनेशन बहुत सारी चीज़ का मेंशन नहीं है, तो यूपीसी उसमें खेलता है। तो अब द थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे ना, उसमें बोल रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंडेम्स एंड क्रिमिनल कंडेम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे डेफिनेशन ऐसा है जो मतलब ऐसे सारे बहुत सारे टर्म्स हैं जिसका डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये आप प्रीवियस क्वेश्चन बना बना के आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे यूपीसी खेल रहा है, और तो ये पता चल जाता है उसमें। तो इसमें मैंने थर्ड को हटाया, तो थर्ड हटाते ही मेरा ए और बी में से 1 2 और 1 2 और 4 आया। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉ ऑन कंटेम्प्ट। तो यार इंडिया में तो पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा, बना सकता है। तो इसके बेसिस मैंने 1 2 और 4 लगाया। मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं अपना एक मतलब होता है ना कि चलो मतलब थर्ड तो पता होगा कि नहीं होगा, तो उसके बेसिस पे हो जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, 82 नंबर क्वेश्चन जो था ना, जो मैंने लगाया इसको मेरे सही हो गए, लेकिन जब मैं बाद में इसको रियलाइज़ किया, इसका जो सॉल्यूशन देख रहा था मैं डिटेल में, तो मुझे लगा कि ये मैं जैसे समझ के लगाया था जो सही, वैसा क्वेश्चन था नहीं ये। मैंने सोचा कि यार उस समय एग्जाम के टाइम पे कि एडवोकेट्स हैं यार, उसमें कैसे एक्सक्लूड हो सकते हैं कॉर्पोरेट लॉयर और पेटेंट अटॉर्नी आर एक्सक्लूडेड, इसको भी तो एडवोकेट ही बोलते होंगे। इस बेसिस पे मैंने इसको गलत कर दिया। लेकिन इसका जो एक्चुअल आंसर मैं बताता हूँ क्या है, मैंने लिख रखा है एक जगह पे 82 के, कि जो एडवोकेट होता है ना कि उसमें एक्सक्लूड किया है जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल है ना, लॉ ऑफिशियल्स, कॉर्पोरेट लॉयर्स, लॉ फर्म्स, लॉ प्रोफेशनल, लीगल रिसर्चर जो होते हैं, पेटेंट अटॉर्नी, ये सब जो है ना एक्सक्लूड किया गया एडवोकेट से। ये मुझे नहीं पता था उस समय, लेकिन मैंने इस बेसिस पे किया कि यार मैंने कुछ गलत समझ के किया, लेकिन वो सही हो गया यार। तो बाकी ये पता होना चाहिए कि एडवोकेट में क्या होते हैं, तो इस बेसिस पे मैंने किया था और ये मेरे सही हो गए ये। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 83 में है बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए पॉलिटी में देखिए ना, कहीं मैंने सर्किल बहुत कम ही में किया है, क्योंकि मुझे ये सब क्वेश्चन पता थे, मैंने पॉलिटी बहुत अच्छे से किया था। तो ये मुझे पता था कि यार जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बिल का मतलब अमेंडमेंट होता है ना, उसमें प्रेसिडेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है उनके कंसेंट का। तो ये मैंने पहला हटाया, सीधा मेरा आंसर आ गया बी और 2 एंड 3। मैंने 2 एंड 3 पढ़ा, फिर मुझे लगा कि सही है, तो मैंने उस बेसिस से लगा दिया उसको। 84, अब इसमें फिर से देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई मिनिस्ट्री इनटू 4 रैंक। मुझे पता है प्रीवियस क्वेश्चन के बेसिस पे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ को क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है, तो ये कैसे हो सकता है। ये मैंने इस बेसिस पे मैंने पहला हटाया। सेकंड जो है 15%, तो ये हम सब कोई पढ़ते हैं कि नॉट एक्सीड 50% होना चाहिए जो मेंबर्स का। तो ये तो मुझे पता था कि सही है सेकंड स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट मैंने इस बेसिस पे गलत किया था इसको। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यार एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर क्या हो सकता है इमरजेंसी में जब हम पढ़ते हैं। ये सब तो क्वेश्चन बहुत मतलब मैं बता रहा हूँ, पॉलिटिक्स तो अच्छे से पढ़ना है भाई, लक्ष्मीकांत को तो बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है हर एक लाइन को। इमरजेंसी में हम देखते हैं कि राज्यसभा की पावर होता है, और जो थर्ड असेंबली है इम्पीच द प्रेसिडेंट। भाई प्रेसिडेंट को भाई कैसे नहीं करेगा जब उसका इलेक्शन में भाग ले रहा है राज्यसभा, तो इसमें भी लेगा ना। तो इसके बेसिस पे वो गलत हो जाते हैं, और तो आपका जो बचता है वो 2 सही हो गया। 86 में देखेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ। ये देखिए ये मेरा बहुत अच्छे से किया हुआ था, लेकिन ये मेरा गलत हो गया, क्योंकि मैंने इसमें लगाया था नीदर 1 नाइदर 2, लेकिन इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम। तो एक टाइम फ्रेम नहीं दिया है कि जब आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डिसाइड करने के लिए। तो उस समय मुझे ये गलत नहीं, सिली मिस्टेक में मैं इसको काउंट करूँगा, क्योंकि ये तो मुझे पता था, लेकिन उसके बाद भी गलत मैंने उस समय किया। आपको लग रहा हो कई बार कि मैं शायद उतने से इफेक्टिव कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ अपनी बातों को, लेकिन क्योंकि मतलब मुझे क्योंकि आदत नहीं है, इसलिए शायद हो सकता है कई बार मैं चीज़ों को रिपीट अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं ये खुद के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मुझे आइडिया रहे कि मैंने कहाँ पे क्या गलती किए हैं। आई होप कि आप इसको यू डोंट माइंड। 87 में मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये सही किया है, क्योंकि इसमें पहला स्टेटमेंट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हु आर नॉट।
यहाँ पे देखिए ओनली दिया हुआ है, तो ओनली क्या हुआ है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखते हैं, उसको कट किया है। फिर जो सेकंड है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, फिर वही चीज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में नई चीज़ें हों, और मैक्सिमम चांस में यही चीज़ फंसाता है यूपीएससी। ये प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा ना, बहुत सारे क्वेश्चन में किया है यूपीएससी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बोलता है कि ऐसा है, तो हो सकता है कि लॉ के अकॉर्डिंग हो, कोई लॉ है उसके अकॉर्डिंग ऐसा हो, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइन किया गया है। तो इसके चलते ये दोनों स्टेटमेंट गलत है इसमें। 88 में जो रीड्स हैं ये तो मैंने अच्छे से किया था कि मैंडेमस जो है, या फिर और भी 3-4 तरीके के जो वेरिएंट्स हैं या फिर और भी होते हैं, उसको मैंने अच्छे से किया था, तो मुझे पता था कि ये सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी, ये गलत है। इस मतलब होते हैं जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके लिए होते हैं, तो ये गलत हो जाता है। उस बेसिस पे आप एक हटाने पे ही इसमें एलिमिनेट हो जाता है। 89 में है आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन। अब इसमें क्या है ना कि मुझे कई सीट ने मैंने देखा कि इसमें जो मैंने लगाया है थर्ड स्टेटमेंट वो बोल रहे हैं, कुछ में बता रहे हैं 1 2 3 तीनों सही है। अब मैंने जैसे पहला जो स्टेटमेंट है ना, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट, मुझे लगा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये कैसे हो सकता है कि मस्ट होना। और फिर सेकंड स्टेटमेंट में ऐसे ही बोल रहा है कि एवरी सिटीजन शुड अडॉप्ट इट, अल्टीमेटली उसका पार्ट होगा। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट मैंने देख के ही इसको हटाया था, तो इसके बेसिस में थर्ड असाइनमेंट मैंने गया था, लेकिन मैंने टिक किया था, लेकिन इसमें जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के कुछ हैं वो बताते हैं कि नहीं इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इस वजह से मैंने इसको नेगेटिव किया है। लेकिन हो सकता है यूपीएससी बाद में कुछ देखे, मुझे अभी तक इसका कंक्रीट आंसर नहीं मिला है। 90 नंबर क्वेश्चन में डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में है। इसमें क्या है कि मैंने लगाया है 1 और 3, क्योंकि अब 4th नंबर स्टेटमेंट पढ़िए तो पता चल जाता है कि द वेल इस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब देख रहे हैं इसमें है कि डिप्टी स्पीकर करेगा, फिर प्राइम मिनिस्टर स्पीकर करेगा, फिर प्राइम मिनिस्टर करेगा। तो यार प्राइम मिनिस्टर कहाँ कभी देखें हम लोग, तो राज्यसभा टीवी कई बार देखते हैं हम लोग, कभी देखें प्राइम मिनिस्टर को ड्यूली सेकेंड करते हुए। इस वजह से मैंने 4th तो गलत हो गया सीधा। अब बचता है आपको सेकेंड स्टेटमेंट, देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एज ए डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम ईदर द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। ये जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, ऐसा कन्वेंशन कई जगह यूपी आप पढ़िएगा लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, लेकिन मैंडेटरी ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके बेसिस पे गलत हो गया ये। सेकंड गलत होते ही इसमें आंसर आ जाता है, या फिर फोर्थ दो, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, लक्ष्मीकांत से पढ़ने पर ना ये सब क्वेश्चन आराम से इजीली सॉल्व हो जाते हैं। जितना आप पॉलिटिक्स पढ़ के जो मतलब मेरा क्वेश्चन जो सही हुए हैं ना, उतना आदमी अगर वो देख क्या बोलते हैं आपके जो करेंट अफेयर्स और कहाँ कहाँ आदमी भागते रहते हैं, उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। इवन पढ़ा हुआ भी मैंने बता रहा हूँ ना, जो क्वेश्चन थे आपको रामानुजाचार्य के बारे में, वो मेरे गलत हो गए, तो वो सब पॉलिटिक्स में क्वेश्चन सही हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, अभी इकोनॉमिक्स के आ गए, तो आप देखें पॉलिटी में लगभग मेरे सारे सही हुए थे, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के। 10 या 12 क्वेश्चन होंगे जितने भी मैंने काउंट नहीं किए हैं, उसमें लगभग क्वेश्चन सही थे मेरे। ये जो रैपिड फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट है, ये तो मुझे 100% पता था कि IMF का है, तो इसमें मैंने इसको टिक लगाया था, इसमें कोई तुक्का नहीं मारा है। 92 में ये मेरा गलत हो गए, ये थोड़ा सा टेढ़ा था यार, जो नीर है और रीर है, या रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, मैंने इसको कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करने की कोशिश किया, लेकिन ये मेरे गलत हो गए। मैंने 2 और 3 लगाया, इसका आंसर जो है 1 और 3 है। ठीक है, इतना डीप में कौन इकोनॉमिक्स पढ़ता है यार, जिसके इकोनॉमिक्स वाले होते होंगे, जिसका ऑप्शन वो पढ़ते होंगे, मुझे से तो गलत हो गया यार। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बोलेंगे कि मैंने तो दिया था यार, इतना डिटेल में कौन पढ़ाता है और कौन देता है, कहीं पे कुछ वर्ड होगा या तो ऐसा थोड़ी ही कि एग्जैक्टली कोई दिया है, उसके पीछे भागना भी नहीं है, कुछ क्वेश्चन गलत होते ही हैं। 93 में देखते हैं विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, क्या पूछ रहा है, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है कि लाइकली टू RBI क्या करेगा जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये बिना कॉन्सेप्ट के नहीं बनने वाले, तो इसको तो मैंने कॉन्सेप्चुअली सॉल्व किया है। 94 नंबर क्वेश्चन में, हाँ ये देखिए, अब G20 कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में पूछा है, तो G20 कॉमन फ्रेमवर्क जो है ना, अब मैंने इसको पहला स्टेटमेंट को गलत माना, क्यों? क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब। मैंने बताया ना, जब पार्टनरशिप होता है कि वर्ल्ड बैंक किसी और के साथ, ये जो स्टेटमेंट होते हैं नॉर्मली गलत होते हैं, यहाँ पे लेकिन सही है। तो
कहीं कहीं होते हैं, रूल्स नहीं लगते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आप देखेंगे ना यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे स्टेटमेंट में यूपीएससी गलत करता है उसको, मतलब गलत स्टेटमेंट देने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो मैंने इसमें किया, लेकिन वो मेरे गलत हो गए, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 95 में आप देखेंगे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में अब ये है ना, जो लास्ट स्टेटमेंट देखेंगे कि टैक्सेबल नहीं है, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेंस आर नॉट। अब इसमें चांसेस क्या है ना कि यार इंटरेस्ट भी टैक्सेबल पता नहीं हो सकता है, या फिर कैपिटल भी, चांसेस है कि कोई ना कोई तो टैक्सेबल होगा, इसलिए ऐड करके दिया है यहाँ पे। तो इस बेसिस पे मुझे 100% श्योर नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि इसमें से गलत हो सकता है। तो थर्ड जैसे ही आप गलत कीजिएगा ना, आपके स्टेटमेंट सही हो जाएंगे 1 और 2, इस बेसिस पे सही हो गए। तो आप देख रहे हैं, मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि यार इंटरेस्ट शायद ना हो कैपिटल टैक्सेबल हो, या कैपिटल ना हो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो। तो इस बेस अब ऐसे भी थोड़ा सा मेरे इकोनॉमिक्स में रहा हूँ, तो मुझे पता है कि यार कैपिटल जो होते हैं ना, कैपिटल गेंस जो होते हैं, एक चैप्टर ही हैं अलग से कि कैपिटल गेंस में टैक्स कैसे निकाला जाता है। तो टैक्स होते होंगे, इस बेसिस पे लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब बहुत डिटेल में पढ़ना है इकोनॉमिक्स को भी, थोड़ा सा आइडिया तो लेकिन होना चाहिए कि बॉन्ड्स वगैरह जो गवर्नमेंट इशू करती है, टी बिल और जो ट्रेजरी बिल वगैरह जो है। 96, मतलब कंक्लूजन यहाँ पे ये है ना कि आपके 2-3 जो है ना आपके स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए। जैसे मेरा स्ट्रांग होल्ड इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री, ये 3 को मैंने अच्छे करने की कोशिश किया था। तो हो सकता है कि आपका ज्योग्राफी बहुत अच्छा हो, या हो सकता है आपके एंशियंट मेडावल तो हो ही नहीं सकता यार, आर्ट एंड कल्चर जो है ना वो सब बहुत ही वास्ट है। हो सकता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो यार देखो आज के डेट में सबका है कि पता है कि ऑल ऑफ द अबव जो होते हैं वो सही हो जाते हैं उसमें, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का है नहीं। तो अपना ज्योग्राफी किसी को स्ट्रांग हो सकता है, तो वो मतलब 2-3 तो आपको मतलब करना पड़ेगा। 2-3 भी अगर अच्छा हो जाता है ना तो उससे हो जाता है इसमें, मतलब 2-3 अगर मतलब स्ट्रांग होल्ड हो गया ना तो निकल जाएगा प्रीलिम्स। क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि मेरे खुद के इतने मार्क्स आएंगे, हालांकि अब देखने में पता चलता है कि मैंने कहाँ से गलत, मैंने कई बार तो मैंने 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने गलत किया है इसमें, जो बहुत ही ईजी हैं। अब 96 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फॉरेन ओन ई कॉमर्स। अब इसमें मैंने बोथ लगाए हैं क्योंकि मुझे लगा कि यार दोनों में कैन करके स्टेटमेंट दिया हुआ था, दे कैन। इसमें भी दो सेकंड स्टेटमेंट, द डिग्री टू विच दे कैन, अभी दोनों में कैन करके दिया हुआ, तो मुझे लगा यार दोनों जनरलाइज स्टेटमेंट है, दोनों सही होगा, लेकिन इसमें सेकंड वाले केवल सही है। तो वो अपने गुड्स को नहीं सेल कर सकते, या कुछ उसमें लिमिट है 20 या 25% का कि उतने ही तक सेल कर सकते हैं, तो इसके बेसिस पे वो गलत हो जाता है पहला वाला। ठीक है, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। 97 में देखिएगा, तो रियल सेक्टर में कौन आते हैं। अब ये तो थोड़ा सा मुझे लगा था कि इसमें शायद ये हो सकता है कि मतलब, लेकिन आइडिया था कि क्या होना चाहिए, इसी वजह से मैंने 1 और 2 केवल लगाया था, क्योंकि इसमें मुझे लगा कि जो रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड हैं ये हम कहीं ना कहीं किसी और चैप्टर में पढ़ते हैं, और मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन किसी और चैप्टर में पढ़ते हैं। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, कंपनी बैंक लेंडिंग मनी टू ट्रेडिंग कंपनी, ये तो रियल सेक्टर में नहीं आता है। ये तो मुझे 100% पता था उस समय में, देखिए मैंने इसमें टिक लगाया है, इस जो टिक लगाए हुए हैं ना उस समय के ही लगाए हुए हैं एग्जैक्टली, जो एग्जाम टाइम पे जो मैंने जैसे किया है। और जो साइड में +1 +-1 लिखा हुआ है ना वो मैंने बाद में किया था। तो थर्ड जैसे ही हटाते हैं ना, जैसे उसमें थर्ड मुझे पता था कि थर्ड वाले नहीं होंगे, तो वो आ जाता है आंसर 1 और 2। हालांकि अगर पता नहीं हो कि 4 वाले क्या है नहीं है तो उसके बाद भी बन जाता है। एलिमिनेशन अभी बहुत सारे क्वेश्चन में काम किया है इस बार भी, तो ऐसा नहीं कि यूपी से पूरा का पूरा हटा रहे हैं। पूरा हटा दिया तो थोड़ा सा हो सकता है कि कट ऑफ और कम जाए, जैसे इस बार कट ऑफ लोग बोल रहे हैं कि 85 90 या कुछ, मतलब 90 के आसपास लोग बोल रहे हैं, 90 95 के आसपास जाएगा। तो लेकिन क्योंकि ऑप्शन ही थोड़ा सा चेंज कर दिया था तो सबके लिए शॉक हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए कट ऑफ नीचे गए हैं। 98 में देखेंगे तो इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र के बारे में पूछ रहे हैं। अब इनडायरेक्ट ये देखिए, ये फिर से मैं बोलूँगा मेरे लिए तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, क्योंकि मुझे पूरा अच्छे से पता था कि ये होता क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं वहाँ पे मैंने अच्छा से स्टेटमेंट पढ़ा नहीं, और मैंने इसको सी टिक किया, लेकिन इसका आंसर जो है डी है, फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटैंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। तो ये मुझे गलत नहीं करना चाहिए था। 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे हैं ना जो एग्जैक्टली मुझे नहीं गलत करना चाहिए था, जो मैंने गलत किए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर आपको पता है तो। नहीं पता तब तो गलत किए तो कोई अलग बात है, लेकिन जो पता है उसमें गलत हो जाता है तो ज़्यादा होता है। लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं कि एक्सपेंडिचर और विथ रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर मेड बाई ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें क्या है, जो एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो
होता ही है, जब भी हम कुछ एसेट्स खरीदते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। सेकंड है जो डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप किसी भी तरीके से आप फाइनेंस ले रहे हैं ना, उसको कैपिटल में ही मानते हैं हम लोग, चाहे आप उधार लेके आप कैपिटल कर रहे हैं या फिर इक्विटी, मतलब होता है कि जो किसी का कंपनी है वो खुद मालिक जो है खुद लगाए, जो शेयर होल्डर हैं। तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे हो सकता है, ये भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो आते ही हैं सबको। 100 में क्या है कि शेयर ऑफ हाउस होल्ड कंपनी, हाउस होल्ड सेविंग गोज टू अस गवर्नमेंट बोरोइंग। देखिए इसमें क्या है ना कि पहला इसमें जो है एक शेयर, कुछ शेयर जा सकता है, ये भी बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट है। मान लीजिए जिसको पता नहीं हो उसको भी ये ले सकता है, जो हम लोग रूल बनाए हैं कि चलो माइनर स्टेटमेंट है वो सही, जनरलाइज स्टेटमेंट है, सही हो सकता है, तो उसके वजह से सही हो गया। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, डेटेड सिक्योरिटी इश्यूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शन फ्रॉम ए लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेब्ट। अब इंटरनल डेट में क्या आता है ये तो अब पता मतलब होना चाहिए थोड़ा सा, तो इसके बेसिस पे ही बनेगा, नहीं तो ऐसे तो कोई तुक्का नहीं लगेगा। तो उस बेसिस पे मैंने इसको लगाया था। तो ओवरऑल मतलब कंक्लूजन ये है ना कि बहुत सारा क्वेश्चन आप देखेंगे, मैं बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का मेनली, पॉलिटी में तो मेरे लगभग सही हुए हैं। तो मैंने 2 होल्ड में बताया कि आपको 2 से 3 चीज़ जो होल्ड रखने हैं। पॉलिटी तो सबसे पहले प्रायोरिटी तो देना है कि पॉलिटी सही हो जाए, उसके बाद 2 और कोई सब्जेक्ट को करना है फोकस। आर्ट एंड कल्चर को तो भाई भगवान ही जाने कौन कैसे बनता है और कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो उस पर फोकस नहीं करना है। तो मतलब अल्टीमेट जो कंक्लूजन ये निकलता है कि बहुत सारे क्वेश्चन में गेसिंग अभी भी करता है। तब काम करेगा जब आप प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से बना रहे हों, जो आपके जो 10-12 ऐसे कुछ रूल्स होने चाहिए जो आप कहीं पे लिख लें कि उस रूल को कभी फॉलो मतलब कभी भी मतलब तोड़े नहीं एग्जाम में। तो हो सकता है कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन गलत हो जाए। 100 में मान के चलिए जो नहीं आ रहा क्वेश्चन, अगर उसमें ले सपोज कि 10 क्वेश्चन है उसमें आपको नहीं आता है एकदम, ले उसमें गेस करना है, तो उसमें मान के चलिए 4-5 भी क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो ओवरऑल पॉजिटिव ही रहता है ना। तो वैसे क्वेश्चन में वो गेसिंग करने हैं, ठीक है। और बाकी है कि प्रीवियस जो क्वेश्चन है ना उसका बहुत ही ज़्यादा, कम से कम तो 3 से 4 बार बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो भी अच्छे से एनालाइज करके हर एक ऑप्शन का एक नोट्स बना ले तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो कुछ ईयर का 2-3 साल का पहले का बनाया था, लेकिन मैं मतलब रिकमेंड ये करूँगा कि 2013 से लेकर अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके पेपर अच्छे से बना लेने चाहिए। बहुत ही मतलब क्वेश्चन उसी से लगभग आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे क्या यूपीएससी पूछता है। और बाकी ये सब जो है इंटेलिजेंट गेसिंग का अगर कुछ और होगा तो मैं अगर नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं बताऊँगा कि मैं और क्या किया था, और इवन मेंस में मैंने कैसे कहाँ पे क्या किया है ना, मैं एक और वीडियो उसका अलग से बनाऊँगा। तो देखते हैं जैसा भी होता है। ठीक है, इसको यहीं पे करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। थैंक यू सो मच।